वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनसे दिशा हमको मिली नित मानवीय मार्ग की, पथ मिला निश्चित हमें थी कामना जिस मार्ग की। कृतज्ञता से साम्यता की नित्य आई निरंतरा, कृतज्ञता से साम्यता की नित्य आई निरंतरा, जिनसे मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे जिनका है चिंतन शुभ यही, कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी। श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा, श्रद्धा समर्पित जिनसे आए मानवीय परंपरा, जिनसे मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना, निकली जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना। पूज्यता उन हेतु जिनसे हो सुसज्जित व सुंदरा, पूज्यता उन हेतु जिनसे हो सुसज्जित व सुंदरा, जिनसे मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे वंदना उनकी करे जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करे वंदना उनकी करे वंदना उनकी करे। हाँ जी, सभी को नमस्कार। बोलिए कैसे हैं? जिंदा है कि जी रहे हैं?
किसी से बाहर पूछ दिया तो वो क्या करे, क्या बोलेगा? बाहर किसी को पूछ दोगे कि जिंदा हो कि जी रहे हो, एक बार तो आदमी सोचता तो है, डिफरेंस तो है कुछ, सोचना तो शुरू हो जाएगा कि यार कुछ तो मतलब कोई तो फर्क तो है कुछ। प्रयोग करके देखना, प्रयोग करके देखना। मानवता धरती पे आए, उसके लिए लाफा भी लग जाए तो क्या है। हाँ जी बोलिए, पहले पेमेंट हो जाए फिर आगे का माल। हाँ जी, कल की उपलब्धि क्या रही, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल सकते हैं। मेरी उपलब्धियों तो के बारे में तो मैं बात करूंगा ही, पर जो दो मैं पहले रियल लाइफ एग्जांपल में जो जी सभी को नमस्कार। नमस्कार। जब मैंने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की एज ए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, जब राजकोट आया तो शुरू में क्या होता था, मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल ही देता हूँ आपको। एक फैमिली आया, दौड़ के आया कि सर मेरा बेटा सिक्का निकल गया है, उसको निकालना है। तो हमारे पास वो एंडोस्कोपी वगैरह रहता है, उससे हम सिक्का निकाल लेते हैं। सारा प्रोसीजर हो गया, कुछ 12-15 हज़ार रुपये का खर्चा लगा। तो मैंने उसको बोला कि मतलब हमें कुछ नहीं करना था, स्टाफ ही सारा सब कुछ करते थे। तो मैंने उसको पेमेंट के लिए भेजा। तो पहले माँ रोती रोती आई, बाद में उसकी दादी रोती रोती आई, सर हमारे पास तो पैसा है ही नहीं, हम तो बहुत गरीब है, ये है वो है। बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं, आप कुछ घटा के 20% डिस्काउंट वगैरह दे दिया, चले। थोड़ी देर के बाद 2-3 बंदे हो रहा है, ऐसा कुछ मिला के 50% में उन्होंने सेटल कर दिया। वो निकल गए। मेरा एंडोस्कोपी स्टाफ था प्रशांत करके, हुआ क्या है सर, उन सबके पास 2-2 आईफोन थे। मेरे साथ जो डॉक्टर है वो सब इससे थोड़ा बहुत सहमत करेंगे। तो थोड़ा ये हुआ, ये भी माइंडसेट है कि जो शुरुआत में बात हुई थी ना कि अच्छा ही सब पिसती है, तो एक ऐसा लगा कि अपने को ही करना है। ऐसे थोड़ा बहुत अंतर में ऐसी घटनाएं होती रहती थी। कुछ 3 साल पहले एक ऐसी घटना बनी कि जिससे मुझे पता चला कि पर्पस क्या होना चाहिए। एक एल्डरली लेडी अराउंड 80 इयर्स की होगी, 80 साल, उसको अन्ननली की कैंसर थी, फूड पाइप की। तो उसमें क्या होता है कि ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते, कीमोथेरापी, ऑपरेशन कुछ कर नहीं पाते, और उनकी कंडीशन भी ऐसी नहीं थी कि कुछ कर पाए। तो अन्ननली की कैंसर है तो आदमी खाना नहीं खा पाएगा, तो उसकी जो मृत्यु होगी वो बिना भोजन के होगी। कैंसर तो ठीक है, अलग तरीके से उसको मारेगा, पर बिना खाने के वो मर जाएगा। और नली वली डाल के खाना डाल देते हैं। हाँ वो भी कर सकते हैं, पर उन्होंने ऑलरेडी 2-3 जगह पे दिखाया हुआ था, तो वो नली डालने की फिराक में नहीं थे। वो बहुत क्लियर थे। हमारी माँ है, वो डिटेल में नहीं बोलूँगा मैं, उन्होंने ज़िंदगी भर हमारी सेवा की है, कितना भी खर्चा हो जाए उनको मुंह से खाली खिलाना है। उनको टेस्ट आना चाहिए। क्यों टेस्ट आना चाहिए? क्योंकि खाना ही उनकी ज़िंदगी है। वो बच्चों का ये उसका एक बहुत बड़ा कन्विक्शन था। तो एक जो एंजियोग्राफी में स्टेंट लगता है ना, जो हृदय की नली खोलता है, जैसा अन्ननली का भी स्टेंट लगता है, वो अन्ननली खोल देता है। तो उसका काम कुछ नहीं, वो अंदर जो कैंसर का ट्यूमर है उसमें जाएगा, वो खुल जाएगा तो रास्ता बन जाएगा। तो आदमी जितने दिन, जितने महीने, जितने साल जिएगा उतने टाइम वो खाना चलेगा उसका। थोड़ा कॉस्टली रहता है, पर दे वर प्रिपेयर्ड कि सर वही करवाना है, वो मैंने कर दिया। दे वर हैप्पी, दे वेंट। अब बात ये घटी कि उसके 6-8 महीने के बाद मुझे पोरबंदर जाना होगा। मेरा हर महीने वहाँ पे कैंप लगता है।
तो कैंप खत्म हुआ। एक ये मैंने बात सभी जगह पे शेयर भी करी हुई। एक बंदा बाहर बैठा था, उसने बोला कि सर आप राजकोट थी आओ छो? हाँ मैं राजकोट थी आओ छो। કે सर्जरी नहीं, मैं सर्जरी नहीं करता, मैं जो भी करता हूँ एंडोस्कोपी से करता हूँ। नहीं, ये फाइल आपकी है। तो मैंने जो डिस्चार्ज करा था ना उसका उसने फाइल दिखाया। तो मैं तो ऐसे टेक्निकली भूल गया था कि ये कौन पेशेंट है, कैसे है, ये मैं भूल गया था। फिर उसने एक बात बोली कि सर तुमने बात हमने याद करे छे। हिंदी में बोलते हैं तो बा आपको याद कर रही है। मैंने सोचा यार ये क्या झूला है, अभी घर जाना है, घर पे भी राह देख रहे, अभी इसके घर कैसे जाएंगे? तो उसने बोला सर नज़दीक में ही है, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है। तो कुछ भी ऐसे करके मन बनाया, वहाँ पे हम गए, स्टाफ और सब कुछ गए। वो बात जो है वहाँ पे लेटी हुई थी, स्वस्थ एकदम। उसने मेरे से थोड़ी बहुत इमोशनल बात बोली। बाद में उसने मुझे घी का डब्बा दिया, तेरे बेटे को लड्डू बना के खिलाना इसको। तो ठीक है, थोड़ी बहुत औपचारिक बातें होगी। बाद में मैं निकल गया, थोड़ी फोन नंबर की लेन देन हुई। जैसे ही राजकोट में पहुंचा, उनके घर से मुझे फोन आया, बात चल बसी। ये जब घटना मेरे जो मेंटर है त्याग वल्लभ स्वामी उनको बोली, तो उन्होंने बोला कि देखो दो चीज है, एक पैसे के लिए कमाना है, एक कमाओगे तो पैसा आ जाएगा, वो बाई प्रोडक्ट है। तो वही सोच रहे थे कि चलो पैसे के लिए तो नहीं कमाना है, मतलब जो भी करेंगे उसमें पैसा तो आना ही आना है, ऐसा एक कन्विक्शन बढ़ गया था। पर पहला वाला जो वाक्य मैंने सुना है ना, वो ज्यादातर बनता था, अभी भी बनता है। तो वो हर बार ये हो रहा है कि ये करे वो करे, अपनी अच्छाई छोड़े। बाद में धीरे धीरे पता चला नहीं, अपनी अच्छाई को तो पकड़ के ही रखना है, दूसरा जो भी करे बाद में अपने आप कुछ न कुछ अच्छा तो होगा। तो अभी जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, कुछ अच्छा होगा, 100% होगा। पर कल जो यहाँ पे कहीं पे मैं सुन रहा था पैसे की बात हो रही है, तो मैं मेरे अनुभव से बहुत अच्छी तरह से बोल सकता हूँ, हेल्थ सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, कोई भी आदमी अच्छी तरह से काम करेगा तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, आना ही है, आता ही है। कहाँ से आता है वो मुझे नहीं पता। बस इतनी बात। बिल्कुल। मैं दिनेश पटेल, अहमदाबाद, गुजरात। अभी तक का मेरा जो अनुभव, जो ये मानव अपने सुख के लिए संवेदनशील और संज्ञानहीन होकर अपनी सुख की प्राप्ति कर लेता है। ये हमारा जीवन विज्ञान के माध्यम से संवेदनाहीनता से संज्ञानहीनता की सफर महत्तम मानव को रास्ता बनाने के लिए का ध्येय है। ये जो थियरी है भूतकाल में भी कभी अप्लाई हुई है? भूतकाल में अप्लाई होने के दो प्रमाण हैं, या तो किसी पुस्तक में लिखा हुआ मिले पूरा कॉन्सेप्ट, या कोई मोहल्ला, कोई देश, कोई समाज परिवार में शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त और समाज भय मुक्त होके जिया हो, तो ऐसा देखिए, ऐसा मिल जाए तो अच्छी बात है। यानी कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसा हुआ है पहले? किसी व्यक्ति को हुआ होगा ये मना नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रमाण के रूप में या तो किसी कोई कॉन्सेप्ट है तो किसी बुक में लिखा हुआ मिलेगा, या कोई समाज जीता हुआ दिखाई देगा। दोनों नहीं दिख रहा है तो आप क्या बोलें? अगर ये सब संज्ञानशील हो जाए, संज्ञानशील होंगे तो होगी तो वो कायम रहेगा। हाँ, रह गई। जैसे हम पढ़ लिख गए तो अब अनपढ़ नहीं हो सकते। देखिए, यही एक बात समझने की है, परंपरा में कोई चीज़ एक बार आ गई तो उसकी निरंतरता है। हमने एक बार घर बनाना सीख लिया तो घर की निरंतरता है, कपड़े पहचान लिए, कपड़े की निरंतरता है, भोजन पहचान लिया, भोजन की निरंतरता है, भाषा पहचान ली, भाषा की निरंतरता है।
तो जो काम की चीज है, उपयोगी है, उसको कोई परंपरा क्यों छोड़ेगी? आज हम कार छोड़ के बैलगाड़ी में आ सकते हैं क्या? संभव ही नहीं है। कार से और बेहतर किसी जगह में जा सकते हैं। तो हमेशा जो सूत्र है कि हर मानव जितने सुख के साथ जी रहा होता है, उससे अधिक सुख की कामना के साथ होता है। इसलिए आगे ही आगे जाना है, पीछे का रिवर्स नहीं होता है। हाँ, ये ठीक है कि हमारे भ्रमवश हम एटॉमिक वेपन यूज कर दें इस प्लेनेट पे, फिजन फ्यूजन हो जाए, धरती सूरज बन जाए, ये हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, ये हो सकता है। अदरवाइज प्रकृति में ऐसी व्यवस्था नहीं है रिवर्स जाने की। यहाँ से फिर ये भी एक ध्यान जाता है, जो हम प्रलय की बात करते हैं, एक भारी कॉन्सेप्ट है अपने यहाँ प्रलय। पहले सब कुछ बनेगा, फिर उस पर पोछा मार दिया जाएगा। अरे ऐसे कैसे होगा? तो इसका मतलब है कि ये धरती एक बार जागृति की परंपरा की तरफ चली गई, इसमें कभी प्रलय नहीं होगा। पूर्णता और पूर्णता की निरंतरता, पूर्णता और पूर्णता की निरंतरता। तो बहुत सारी चीज़ों को फिर से नया सोचने की जरूरत है। ये संज्ञानहीनता में जाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि कुदरती संसाधनों का उपयोग या दुरुपयोग जरूरत से ज़्यादा होने लगा। ना समझ के कारण साधन कभी भी दोषी नहीं है। कार मुझको प्रभावित करती है कि मैं कार से प्रभावित होता हूँ। पैसा मुझको खराब करता है कि मैं खराब ही होता हूँ, पैसे से पता चल जाता है। मैं पहले भी खराब ही था, इसका मतलब। लोग शिविर में आते हैं, बोलते हैं आपने कंफ्यूज कर दिया। तो मैंने कंफ्यूज कर दिया कि आप कंफ्यूज थे, आपको पता भी नहीं था। आपको पता चल गया कि आप कंफ्यूज, आप मान रहे थे हम तो जी रहे हैं, और बच्चों को बोल रहे थे जीना हमसे सीखो। यहाँ के पता चला कि जिंदा। तो ये पहले से भी ऐसा ही था, हमको पता नहीं। यानी जो जीवन विद्या की जो थियरी अप्लाई होगी अभी तक हमारी जानकारी, वो पहली बार ही होगी। हाँ, इस धरती पे पहली बार। जी, में कई लोग भगवान से तो डर, ये भी एक डर है। फिर जो अपनी जो भी व्यवस्था है, अपन कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, अपन घर में जब शाम को जाते हैं तो एक मन में डर रहता कि बीवी कुछ बोलेगी क्या लेट क्यों है, क्या किया, पतियों का हाल दे। तो ये डर से हमेशा बिना डर से रहना है तो कैसा रहना पड़ेगा? मेरा दिल्ली में एक दोस्त है। अब दोस्त तो दोस्त ही होते हैं, बचपन के दोस्त हैं, वही आपस में जैसे बातें करते हैं। तो एक दिन मेरे से बोलता है कि दोस्त है ना, तो गाली वाली देके बात करते हैं, अबे साले तू जिस तरह की बात करता है ना, उससे तो ऐसा लगता है जिंदगी में कोई टेंशन नहीं रहता। मेरे को ये सोच के टेंशन हो रही है कि कोई टेंशन नहीं रहती। तो सीट बेल्ट इसलिए लगाई जाए कि 500 रुपए का फाइन लग जाएगा, कि सीट बेल्ट इसलिए लगाई जाए कि मेरा शरीर सेफ रहे। इतनी सी बात समझने की है। हम मोटिवेशन की बात करते हैं। मोटिवेशन अपने आप में पॉजिटिव चीज है कि नेगेटिव चीज? मोटिवेशन का तरीका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? इसको देखो, उसको देखो, वो नेगेटिव है। इसका मतलब पूर्णता के लिए मोटिवेशन हो कि भय से मोटिवेशन, प्रलोभन से मोटिवेशन, आस्था से मोटिवेशन हो, नहीं चला। हजारों साल गुजर गए। ये सोचने की बात है कि इतने हजार साल इस धरती पे होने के बाद, सारी आत्मा परमात्मा की सारी बातें करने के बावजूद, क्या सम्मान समझ में आया? क्या सुख समझ में आया? ये सोचने की बातें हैं ना। कम से कम हम वो देश हैं जिसमें हजारों साल से हमने आत्मा परमात्मा की शोध की है, और मरणोपरांत जिंदगी और उसकी तमाम बातें और तमाम ज्ञान है ना भरा पड़ा है। हम विश्व गुरु होने की बात कर रहे हैं। कितने प्रतिशत लोगों को सम्मान समझ में आया? अभी तो जिंदा रहना और जीने को डिफरेंशिएट नहीं किए, और उसके बाद घोर भ्रम में है कि हम तो जी रहे हैं, जीना हमसे सीखो। और घर में ही बच्चा बता रहा है कि तुम चुप रहो, बस पैसा दे दो, बाकी मैं देख लूंगा। बच्चों का क्लियर मैसेज है ना, यार तुम बोलो मत, बस पैसा दे दो, बाकी मैं देख लूंगा, और नहीं देना है तो मैं पैसा भी कमा लूंगा, जाओ।
इसके बाद हमको क्यों समझ में नहीं आ रहा है, अपने घर में भाजपा मना की कि पति पत्नी प्यार से जियो, कि संविधान मना किया? कोई संविधान बोला कि आपस में भाई भाई का बंटवारा हो, प्यार से ना जिए? कहां खड़े हो पा रहे हो बताओ ना। एक मोबाइल आता है, अगले 6 महीने में अगला वर्जन आ जाता है, नए फीचर आ जाते हैं। हम 2500 साल से ज्ञान की बात कर रहे हैं और घर में ज्ञान चल नहीं रहा है। पत्नी से डर के घर जाना पड़ता है। ये आने वाले शादी करने से मना कर दिए। कहां ज्ञान के लक्षण? ये सब सोचने की बात है जी। और नहीं सोचेंगे भाई साहब, अगले 20 साल में सुनामी लहर की तरह साफ होने वाला है सब कुछ। प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा, ना परिवार रहेगा, समाज रहेगा, सरकार रहेगी, सरकार का नियंत्रण रहेगा, सब कोई मकसद कमाएंगे और कोई किसी को बोलने का अधिकार नहीं होगा। चाइना में 4 लोग खड़े होके कोई अपनी मर्जी से कोई बात करें, अब ये संभावना ही खत्म है। सरकार के हिसाब से चलो, नहीं तो आपको टांग दिया जाएगा। सब जगह यही होने वाला है जी। जैसे मैं शरीर नहीं हूँ, हम लोग ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मैं अलग है और शरीर अलग है। तो और अभी इन्होंने एक प्रश्न पूछा कि ये पहली बार है, तो मेरे मन में ये नहीं, ये पहली बार नहीं। हाँ, क्योंकि देखिए, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, ये पहले हजारों साल पहले कह दिया गया। हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ। और मैं मरता नहीं हूँ, ये भी कह दिया गया। बराबर है। मैं अमर हूँ, ये भी कह दिया गया। पर मैं क्या चीज हूँ, मैं कहाँ से टपक गया, ये मैं नाम की चीज मटेरियल क्या है, और ये इसको जाना कहाँ है, इसके बारे में हम क्लियरली नहीं कह पा रहे। आत्मा बोलने से हमको पता नहीं चला कि आत्मा पेट में रहती है कि खोपड़ी में रहती है कि कंधे में रहती है कि घुटने में रहती है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करती है। हमने बहुत जोरदार ढंग से बोला, विवाह 2 आत्माओं का मिलन है। मिलते समय शरीर ही पकड़ में आता है, आत्मा तो पकड़ में आई नहीं। ये बात सही, क्योंकि ये शरीर और ये तो जैसे मैं जितना भी थोड़ा बहुत गीता पढ़ पाया, तो ये पहली बार सुना, ऐसा नहीं लगा। ऐसा नहीं। हाँ, ये चीज है कि जो आपने अभी बोला कि शरीर तो दिख के समझ में आता है, जो मैं है वो करता क्या है, हाँ। दिखता कैसा है और उसको कैसे तृप्त होता है, बस उसके डेफिनेशन शायद इधर हम लोग ज्यादा तर्क से मैं के बारे में आपको इतना डिटेल मिलेगा कि आपके पास पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं बचे। जो तर्क से या करंट लाइफ एग्जांपल पे उसको पकड़ पाना, उसको आज मैं पकड़ पाऊँ कि यार मैं कैसे पकड़ूं, छू पाना उसको। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात जी। हैप्पी से हैप्पी प्लस की जर्नी हो रही है, शुक्रिया जीवन विद्या का। मतलब अपनी काफ़ी रिफ्लेक्ट कर रहा था कल रात को, काफ़ी देर में सोया। बचपन से अभी मैं भी 55 होने वाला हूँ थोड़े कुछ महीनों बाद। तो मतलब अलग अलग वजह से जो भी जीवन में घटनाक्रम हुआ, अलग अलग तरह से दुख मैनिफेस्ट हुआ कि पिताजी ने माताजी को डांट दिया, तो पिताजी से नफरत हो गई, तो ऐसे कुछ निर्णय ले लिए और ऐसे घटनाक्रम अलग अलग तरह से बनता है। अभी आज समझ में आता है कि पिताजी ने डांटा या मारा या दूध नहीं दिया तो मार दिया, तो उसकी वजह तो एक्चुअली माताजी ने ही चाबी मारी थी। माताजी ने चाबी मारी, मतलब माताजी ने बोला डांटने को। तो ये समझ में आता है कि काफ़ी लेयर्स होते हैं ह्यूमैनिटी में और कॉम्प्लेक्सिटीज काफ़ी रहती है। हम सोचते कुछ है, होता कुछ है, समझ हमारी कुछ और हो जाती है, और उस समझना थोड़ा हिंदी में स्ट्रगल कर रहा हूँ बट कोशिश करूँगा। नहीं, आप इंग्लिश में बोलिए। तो ना समझी आ गई ज़्यादा, समझ से ज़्यादा ना समझी आ गई बचपन से ही। और फिर जीवन में कट होती गई चीज़ें, जैसे पिताजी से व्यवहार कम हो गया है, आते हैं तो दूसरे कमरे में चले जाओ उस तरह से। और फिर देख रहा हूँ कि मेरा भाई और मैं काफ़ी अलग है। फिर और अलग तरह के दुख आ गए कि
मेरी बहन यंग एज में गुजर गई, किडनी की प्रॉब्लम आ गई, तो अलग तरह की समस्या आ गई घर में जी कि सारे बजट सब रीएलोकेट करने पड़े अलग अलग हेल्थ इश्यूज को सॉल्व करने में, और उसके साथ जो इमोशनल स्ट्रेस वगैरह है। तो ऐसे ही जीवन आगे बढ़ता गया, और फॉर्चुनेटली मतलब माय डैड वाज मटेरियलिस्टिक बट माय मॉम वाज स्पिरिचुअल, तो एक ताकत बनी रही और समझ पाने की कोशिश बढ़ती रही। और ये जो जड़ संसार और चैतन्य संसार, ऐसे तो शब्द अभी मिले हैं, बट उस तरह की जर्नी में आगे बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते भी गलतियां होती रहती थी, तो फिर वापस जड़, क्योंकि सारा समाज तो वही है, तो इंस्टेड ऑफ बीइंग ह्यूमन अलग अलग चीज़ों में मास्टरी कर ली, बिजनेस में कर ली, टेक्नोलॉजी में कर ली, मीडिया में कर ली, उसमें ज़्यादा मतलब कि सारे रोल मॉडल उस तरह के बन गए कि बिल गेट सक्सेसफुल है या ये सक्सेसफुल है, इस तरह के रोल मॉडल ज़्यादा दिखे नहीं या मिले नहीं या समझ में नहीं आ रहे थे। तो अभी धीरे 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 काफ़ी कुछ समझ में आ रहा है, और मतलब लेकिन सब पहले का जो योग्यता का अभाव समझो तो परिवार में ज़्यादा बदलाव नहीं ला पाया, अभी आज रिफ्लेक्ट हो रहा है। बहुत बढ़िया। तो जगह जगह पे मतलब खुद तो खुश, अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं स्थिर हो गया हूँ, मतलब मुझे समझ में अभी आने लग गया पहले से ज़्यादा कि मुझ पे ज़्यादा उनका प्रभाव नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन फिर कट होते गए। मतलब जहाँ देखो वहाँ प्रॉब्लम। तो भाई का स्वभाव अलग है, मामा के घर जाओ तो वहाँ कलेश है, 4-5 मामा है, 5 मामा है तो वहाँ कलेश, बुआ के घर जाओ तो वहाँ प्रॉब्लम। वाइफ का एक कंडीशनिंग है, मेरा अलग कंडीशनिंग है, वो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन फिर भी कंडीशनिंग में कॉन्फ्लिक्ट आ रही है तो प्रॉब्लम हो रही है। बच्चों से बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बच्चों का फिर परिवार से ज़्यादा रुझाव नहीं हो रहा है बाकी के परिवार मेंबर्स के साथ, तो घटनाक्रम ऐसे ही चल रहा है। तो आप बोल रहे हो सुनामी आ रहा है, तो अभी बहुत ज़्यादा दिख रहा है सुनामी, क्योंकि अभी सब कजिन भाई में भी डाइवोर्स होने चालू हुए हैं, और मतलब एक भाई की वाइफ अभी 46 में कैंसर की वजह से मर गई, तो मतलब बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है। तो ये जो सुनामी आता दिख रहा है, तो अभी तक का ऐसा था कि भाई सबको कट करो, उनसे नहीं जम रही है, तो फिर हमारे खुद के सूत्र बनाने लग गया मैं भी कि ब्लड रिलेशंस आर ओवररेटेड, कि यहाँ नहीं जम रही है तो यहाँ जम रही है, तो यही परिवार समझ लो। तो अभी ये जो समस्या चल रही है उसमें कट हो रहा है और योग्यता बढ़ नहीं रही है, तो कोशिश तो जारी है। वो कट बाहर नहीं हो रहा है, वो कट अंदर हो रहा है। जब भी हम बाहर किसी को काटते हैं, कुछ अंदर पहले कटता है फिर बाहर कटता है। हाँ, मतलब उनके साथ रहने का मन नहीं करता है, या उनके साथ हाँ, वो कट पहले मानसिक रूप में आता है। हाँ, वो कट पहले मेरे अंदर। मैं क्या हूँ? मैं बेसिकली अभी की दुनिया में, तो मैं मेरा बेटा, मेरा बेटे के साथ मैं हूँ, मेरी पत्नी। जब मैं बोलता हूँ तो उसमें मेरा बेटा भी है, उसमें मेरी पत्नी भी है, उसमें मेरा फूफा है, मामा है, जीजा है, दोस्त है ना, ये सब मिला के मैं हूँ। ठीक है, तो मामा कटा तो मैं कटा, मैं पहले कटा, मामा बाद में कटा। पहले आपने मामा जो अंदर था उसको काटा, इससे दूर रहना है, फिर बाहर कुछ होता है। पहले अंदर होता है कि बाहर होता है? पहले अंदर होता है। तो लगभग मैं बचा ही नहीं, सारा ही कट गया। हाँ, थोड़ा सा बदलाव है कि मेरा मामा से कटा नहीं, लेकिन मामा का कट रहा है, और वो देखने से पीड़ा हो रही है, और योग्यता मेरी खुद की नहीं बढ़ रही है कि मैं वो पीड़ा को दूर कर सकूं। वो पीड़ा है, वो भी कट है भाई, वो भी कट है, वो भी कट है। तो मैं कैसा हूँ? मैं संपूर्ण को समझना चाहता हूँ और संपूर्ण के साथ जीना चाहता हूँ। तो मैं किसी को नहीं समझ पा रहा हूँ, ये भी कट है। कोई मुझको नहीं समझ पा रहा है, ये भी कट है। फिर मैंने डिस्टेंस मेंटेन कर लिया है, ये तो कंप्लीट कट है। तो कुल मिला के वो सारा ही कटा हो गया, तो मैं ही एकदम कटा हो गया। फिर लास्ट में कुत्ता पालना पड़ेगा, लास्ट में कुछ और करना पड़ेगा, क्योंकि आदमी के साथ तो जीना हो नहीं पाएगा। मन तो कहीं लगाना पड़ेगा, दारू की बोतलें खोलनी पड़ेगी,
कुछ और करना पड़ेगा। और फिर उसका गिल्ट होता है कि जितना गलत करते हैं बाद में फिर उसका गिल्ट होता है, फिर उस गिल्ट के लिए फिर एक बॉटल खोलनी पड़ती है। बहुत विशियस सर्किल है भाई। कोई सुसाइड करता होगा ऐसे थोड़ी करता होगा। हम रोज सुसाइड करते हैं। तो ये जर्नी इनकी संवेदनहीनता की तरफ बढ़ रही है ना। हाँ, धीरे धीरे संवेदनहीनता दुनिया से नहीं है। संवेदनहीनता दुनिया से नहीं है। संवेदनहीनता खुद के प्रति में संवेदनहीन हो जाता है। कोई अपनी नसें काट लेता है, कोई अपने कोई पंखे पे लटकाता है ना। खुद उदास रहना भी अपने प्रति संवेदनहीनता। मेरा उदास होना मेरे प्रति ही संवेदनहीनता। मेरी अपेक्षा तो ये है ना कि मैं खुश रहूं। तो लेकिन जैसे यहाँ पे भी देखता हूँ तो ये एक बहुत अच्छा मुझे अनुभव बहुत सालों बाद हुआ, क्योंकि मैंने लैंडमार्क फोरम में इस तरह का ग्रुप पार्टिसिपेशन किया। अदरवाइज मेरा चिंतन मनन अपने आप से या कुछ दोस्तों के साथ या कुछ ऐसे काफ़ी अच्छे ज्ञानी लोगों के साथ हुआ है, लेकिन ऐसे ग्रुप डायनामिज्म में बहुत सीखने मिला। एक्चुअली बहुत हाई इंटेंसिटी में नई देखने की समझ आ रही है कि अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग लोगों के क्या अनुभव हो रहे हैं। और उसकी वजह से मैं वापस से मेरे परिवार के साथ कनेक्ट हो गया कि मतलब मेरे परिवार में भी इस तरह के अलग अलग एज ग्रुप के लोग हैं और उनकी भी अलग अलग एज में ये सब समस्याएं तो है ही है। तो अभी जो मेरा कट का जो था कि मुझे इस तरह के लोगों के साथ ही रहना है और इस तरह के लोगों के साथ नहीं रहना है, उसमें मेरा अभी काफ़ी एक ट्रांजिशन होता हुआ आ रहा है कि मेरी योग्यता बढ़ सकती है और ये परिवर्तन आ सकता है। यहाँ पे ग्रुप में लोगों को लाके काफ़ी कुछ बदलाव बहुत जल्दी आता है, ये समझ में आ गया। तो जीवन विद्या का काफ़ी इनग्रेटिट्यूड था, हिंदी थोड़ा वापस आ रही लाइफ में, बहुत अच्छा है। और मतलब अभी तो आगे बहुत कुछ देखना है, जो अभी तो समझना है और सीखना है, लेकिन इट इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम विच विल हेल्प द सोसाइटी, बिकॉज काफ़ी चैलेंजेस जो सुनामी से हम बच पाएंगे। तो बहुत शुक्रिया। की जो बात हो रही है वो अस्तित्व के नियम की बात हो रही है। उसमें अस्तित्व में ये पृथ्वी जो धरती मैं भी अस्तित्व में, सब अस्तित्व में, सब अस्तित्व में। जहाँ परंपरा की बात हो रही है तो जैसे जिस धरती के ऊपर पदार्थावस्था थी, प्राण अवस्था बनी, उसकी परंपरा बनी, जीव अवस्था की परंपरा बनी, मानव अवस्था की परंपरा बनी। अभी अपन जो सब चर्चा कर रहे हैं वो जागृति क्रम या पूर्णता की परंपरा के लिए, और ऐसा बोला जा रहा है कि परंपरा अगर एक बार स्थापित हो गई है तो उसकी निरंतरता बनी रहेगी। अभी जहाँ तक मानव को अगर एक केंद्र में लेके, मतलब एक इंडिविजुअल को केंद्र में लेके, उसका जीवन तो अमर है, उसका शरीर परिवर्तनशील है, लेकिन मानव रूप में परंपरा बनी रहेगी। ऐसे ही ये जो धरती है या पृथ्वी है, ये भी एक भौतिक वस्तु है, तो क्या उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है? कल नहीं रहेगी। भ्रमित मानव का हस्तक्षेप को छोड़ दें तो प्रकृति में ऐसा कोई विधान नहीं है कि धरती नहीं रहेगी। धरती पे पहले भी आइस एज और कभी क्या वो डायनासोर, बहुत सारा कुछ पहले से हुआ है। इसका मतलब है कि सारे परिवर्तन मानव के आने के अर्थ में हुए। अब मानव आ गया तो उसमें जागृति ही आएगी। जागृति आएगी तो जागृति की ही परंपरा होगी। खत्म क्यों होना है? खत्म होना है, ये भी एक भौतिक इकाई के रूप में देख सकते हैं अपन पृथ्वी को, धरती को। तो कोई भी इकाई रहेगी तो उसमें परिवर्तनशील जो नियम से ही है,
तो उसका परिवर्तन उसका उसमें जो परिवर्तन आ रहा है, ये बात बिल्कुल ठीक है। यदि कोई चीज़ परमाणु से बनी हुई है और परमाणु परिवर्तनशील है, इसलिए वो इकाई परिवर्तनशील है, तो परिवर्तनशीलता समृद्ध होने की ओर जाएगी। एक धरती आज एक जमीन जितनी उर्वरक है, यदि उस पर ठीक से खेती होगी तो जमीन पहले से ज़्यादा और फर्टाइल होगी, उस पर रहने वाला आदमी पहले से और समझदार होगा। तो धीरे धीरे उत्तर सारी चीज़ें और बेहतर होने की ओर जाएगी। यही प्रकृति की पूर्णता का मतलब है। अभी रुक जाओ, आगे चलेंगे तो इसका आधार मिल जाएगा। अभी उतना आधार नहीं बना है कि इस क्वेश्चन पेपर आर पार हो पाए। बढ़िया, धन्यवाद। चलें देव भाई, इसको ले मेरा क्वेश्चन जो परिचय। लास्ट में सर ने जो परिचय। हाँ, मेरा नाम चैताली है। आई एम डॉक्टर बाय प्रोफेशन। आई एम अ डर्मेटोलॉजिस्ट। सो डर्मेटोलॉजिस्ट सर, मेरा क्वेश्चन जो सर ने लास्ट में क्वेश्चन आप कहाँ से? राजकोट से। अच्छा। ओह, जो उन्होंने वो जो रियल लाइफ सिनेरियो बताया कि भाई इससे नहीं जम रही है, ये कर रहा है मुझे दिख रहा है, ये कर रहा है मुझे दिख रहा है, सो आई एम गेटिंग लाइक डिस्टेंस हो रहा है मेरा, मैं डिस्टेंस कर रही हूँ, नहीं करना है, पता चलो नहीं करना है। तो वो जैसे रियल लाइफ सिचुएशन है, तो उसमें ये है कि मुझे स्वयं को सुखी रहना है, बट उसका एक्शन क्या होना चाहिए, मुझे क्या करना है कि जैसे प्रैक्टिकल सोल्यूशन सर, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग कि ऐसा है तो क्या करें। देखिए, ये जितनी बात अभी इन्होंने भाई साहब ने बहुत फैला के बताई, तो मैं सोच रहा था खुद का नहीं अभी क्या और बताएंगे, लास्ट में निकला कुछ ज़्यादा नहीं। तो इससे ये समझ में आया कि मैं एक लाइन में कहूँ, उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनों की संख्या, अपनों का अपनापन घटता हुआ दिखाई देता है कि बढ़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक हो गया? तो ये किसी एक के साथ नहीं है, हम सबके साथ ये सेम है। कोई भी फैमिली उठा लो, उम्र बढ़ने के साथ साथ अपनों का अपनापन और अपनों की संख्या, लगभग बुढ़ापे तक पहुंचते पहुंचते हम अकेले ही बचते, बाकी सब इस सफर में निपट जाते। कोई किसी मोड़ पे निपटा, कोई किसी मोड़ पे निपटा। तो इसका मतलब यदि ये किसी एक व्यक्ति के साथ हो रहा है तो हम बोलेंगे कि भाई इस एक व्यक्ति की ना समझिए। यदि ये पूरी ह्यूमैनिटी के साथ हो रहा है, पूरी मानव जाति के साथ हो रहा है, इसका मतलब है कोई फंडामेंटल मिस्टेक है। या तो ये अस्तित्व का नियम ही ऐसा है कि हमको ऐसे ही बिछड़ना है और ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है कि कोई फंडामेंटल मिस्टेक है। इससे ये समझ में आया कि यदि आप एक डॉक्टर हैं तो लगातार टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है कि कमजोर हो रही है? बेहतर हो रही है। जो काम कल नहीं कर पाते थे उसको आज हम कर पा रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम किसी भी फील्ड में हैं तो हम लगातार आगे ही बढ़ रहे हैं, लेकिन जब संबंध की जगह आती है वहाँ हम रिवर्स मार रहे हैं। इससे बहुत क्लियरली समझ में आया कि हमारे पास मानव की समझ नहीं है। मैंने पहले भी कहा, अभी तक हम आध्यात्म धर्म के नाम पे जो कुछ भी करते आए, जैसे भाई ने कहा कि गीता में लिखा है कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो हमारी परंपरा ने हजारों साल पहले ये कह दिया कि इंद्रियों में जीना नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मरता है, मैं नहीं मरता हूँ, यहाँ तक ठीक। लेकिन मैं चीज क्या हूँ? इस मैं का जन्म, ये मैं आया कहाँ से, और ये मैं का स्वरूप क्या है, ये शरीर में रहता कहाँ है, ये शरीर के साथ काम कैसे करता है, ये फाइनली आया ही क्यों है, और ये जाएगा कहाँ, क्योंकि कल तो शरीर नहीं रहेगा। इसके बारे में हमारे पास कोई क्लियर पिक्चर नहीं है। और ये आचरण करने वाला मैं हूँ कि शरीर है? मैं हूँ, और मैं का हमको पता नहीं है, इसलिए आचरण का हमको पता नहीं है, इसलिए एक मानव की परिभाषा हमारे पास नहीं है, इसलिए ना एक पत्नी की परिभाषा है, ना पति की परिभाषा है। मशीन के सारे स्टैंडर्ड हमारे पास लिखे हुए हैं। मशीन का ISI ISO होता है किसी भी फिजिकल चीज का। हमारी ज्यादा प्रॉब्लम मशीन की क्वालिटी के कारण है कि मानव की क्वालिटी के कारण है? मानव की क्वालिटी का कोई मापदंड हमारे पास नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एजुकेशन ने एक बढ़िया प्रयोग किया कि भाई तुम किसी भी बोर्ड से पढ़ के आओ, CG बोर्ड, MP बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, गुजराती बोर्ड, फाइनली आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो JEE दे दो, मेडिकल में जाना है तो नीट दे दो,
एग्ज़ाम क्रैक करो, एडमिशन ले लो। लेकिन ये काम यदि हम धर्म के क्षेत्र में भी कर पाए होते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, आप किसी भी परंपरा से आओ और तमाम साधना परंपरा से आओ, लेकिन सारी तमाम साधना परंपराएं, सारे धर्म फाइनली मानव होने के लिए हैं और मानव का कोई एग्जाम हो। तो इसलिए यूएचएस होने की भी आवश्यकता है, यूनिवर्सल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स, जीवन विद्या सर्टिफाइड, यूनिवर्सल ह्यूमन स्टैंडर्ड्स। धरती के, मैंने पहले भी कहा कि सभी धर्मों में एक ही समानता है कि सभी धर्मों में पति पत्नी का झगड़ा समान रूप से पाया जाता है। इससे काफी अपनापन महसूस होता है। इसका यह मतलब हुआ कि धरती के सभी परिवार अपनों के साथ तृप्तिपूर्वक जीना चाहते हैं। धरती के सभी परिवार बिना दूसरों से प्रभावित हुए अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण करना चाहते हैं। धरती के सभी परिवार समाज को भयमुक्त देखना चाहते हैं। धरती के सभी परिवार इस प्रकृति को संतुलित देखना चाहते हैं ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां बेहतर जी सके। तो मानव रूप में हमारे भीतर कोई अंतर नहीं है, केवल हम जिस परंपरा में पैदा होते हैं उसकी वेशभूषा, उसका ठप्पा, उसकी किताब हमारे साथ चल देती है। तो अब ये पता चला कि एग्जिस्टेंशियली मानव एक ही प्रकार है। किडनी का डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट पूरे वर्ल्ड के सारे लोगों के लिए एक ही होता है। सबका किडनी, हिंदू की किडनी अलग, हिंदू डॉक्टर अलग और मुस्लिम डॉक्टर तो अलग नहीं होता है। शरीर भी हमारा यूनिवर्सल है और मैं तो कंप्लीटली यूनिवर्सल है। शरीर का प्लेनेट के आधार पर कुछ छोटा मोटा अंतर हो सकता है क्योंकि हमारा शरीर इस प्लेनेट के वातावरण में बना है। यदि कोई दूसरा प्लेनेट होगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका ग्रेविटेशन अलग स्तर का होगा, तो हो सकता है किसी प्लेनेट पे आदमी की उम्र 250 साल होती हो, शरीर 9 फीट के होते हो, जवानी 45 साल में आती हो, ये हो सकता है। लेकिन वहां भी जो मैं नाम की एंटिटी है, ये नियम हो, क्योंकि मैं नाम की एंटिटी यूनिवर्सल है, इसको धीरे से अपन और समझेंगे। तो इससे ये पता चला, जब तक हमारे पास मानव की समझ नहीं है, मानव की समझ के मूल में मैं की समझ नहीं है, तो जब तक के एंड वर्ड और उसके मूल में ये सृष्टि कहाँ से आई, क्योंकि मानव का आचरण कैसे डिसाइड हो रहा है, सारे में। तो ये संसार क्या है, इसका पर्पस क्या है, मैं कहाँ से आ गया, मेरा पर्पस क्या है, इस संसार में मेरी भागीदारी, मेरा आचरण है। जब तक वो निकल के नहीं आएगा तो ईश्वर समझ में नहीं आया, मैं समझ में नहीं आया, प्रारब्ध समझ में नहीं आया, है ना। तो तमाम पूरी देखोगे तो किसी पॉइंट पे आके सब रहस्य में चला जाता है। बाकी उपासना करो, पूजा करो, दान करो, दक्षिणा करो, इसमें बाकी जिंदगी चली गई। इसलिए आदरणीय नागराज जी के शब्दों में, इस धरती पे पहली बार मानव को अध्ययन करने का अवसर आया है। पहली बार हम एंड टू एंड बात करते हैं। इसलिए हर बार क्या बोलता हूँ, जो भी मैं लिखता हूँ आप असहमत होने की कोशिश करें। हर बात पे अपन ऐसे ही चलेंगे और फाइनली हम कहीं पहुँच जाएंगे। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ये है कि जैसे जैसे मैं स्वयं को, मैं खुद किसका अध्ययन करूँगा, पति का अध्ययन करना है कि अपना करना है? अपना करना है। एक मानव के रूप में मैं अपना अध्ययन करता हूँ। जैसे जैसे अध्ययन करते जाता हूँ मैं स्टेबल हो जाता हूँ। 2 ही प्रश्न हैं, सबकी मूल चाहत एक है, सब में सोचने की क्षमता मूलतः समान है। जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे और क्लैरिटी बनेगी। उसका मतलब है कि फिर मेरे को दूसरे आदमी को देखने, जैसे आपके पास जब कोई सिक्का गले में चला गया तो आप घबराते हो क्या? जिसका सिक्का चला गया हो तो बेचारा बहुत घबराता है, क्योंकि आप क्यों नहीं घबराते? आपको पता ही है ये हैंडल हो जाएगा प्रॉब्लम। तो जब मुझको पता है कि ये प्रॉब्लम मैं हैंडल कर लूंगा तो मैं उससे प्रभावित नहीं होता। अब जब कोई सामने आपके जितने भी सारे केस पीछे भाई साहब ने सुनाए, जब आपको ये दिखाई देगा तो आपको पता चलेगा कि भाई ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। जब तक हमारी मानव की समझ नहीं है तो उसके साथ जी पाएंगे कि दूरी बनेगी? तो दूरी बनना दुख का कारण है कि अध्ययन के लिए प्रेरणा है? अध्ययन के लिए प्रेरणा। चलो शिविर में, चलो अध्ययन में, बस इतना ही करना है। उसके बाद क्या होगा? जैसे जैसे मुझको स्वयं में विश्वास आता है तो पहला स्टेप आता है कि दूसरे की अयोग्यता से मैं अब प्रभावित नहीं होता। मेरा बेटा समझदार नहीं है, मेरी पत्नी समझदार नहीं है, या मैं समझदार नहीं हूं, तो मेरे अंदर गलत विचार आएगा कि नहीं आएगा? उस गलत विचार से मैं दुखी होऊंगा कि नहीं होऊंगा? होऊंगा, यही नियम है।
इसका मतलब है कि यदि मेरे भीतर कोई गलत विचार आता है तो मेरा मन भी बुझा बुझा सा रहता है, उत्साह कम होता है, अपने भीतर गिल्ट आता है, तो यार ये ठीक नहीं चल रहा। फिर मैं उसके लिए भी जो करना है वो करता हूँ। तो ये सारा काम क्या है? ये दुखी होना है कि अध्ययन के लिए प्रेरणा है? जब मैं जर्नी में हूँ, मैं यहाँ से अहमदाबाद के लिए निकला हूँ, अभी बीच में आ गया कि अहमदाबाद 305 किलोमीटर, उसको देख के मेरे को हार्ट अटैक नहीं आता, उसको देख के समझ में आता है कि अच्छा अभी 3 घंटे और लगेंगे। तो जब मेरे पास पूर्णता की सूचना है, जब मेरे पास वो जर्नी के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, तो मेरे को यही पता चलता है कि इस सूचना से मैं इस पड़ाव तक पहुंचा हूँ, इतना पड़ाव अभी शेष है। तो दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना मेरी योग्यता है, दूसरे की अयोग्यता को योग्यता में बदल देना मेरी योग्यता है। समझदार मानव की पहचान है, समझदार मानव की पहचान है स्वयं गलती नहीं करना। दूसरी भाषा बड़ी की बोल रहा हूं, पहली वाली बोलना है तो पहली वाली बोल देता हूं। दूसरों की अयोग्यता से प्रभावित ना होना मेरी योग्यता है, दूसरों की अयोग्यता को योग्यता में बदल देना मेरी योग्यता है। 2 पार्ट में हो गए। ये भी इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। पहले मैं कम प्रभावित होता हूं तो मुझको पता चलता है कि पहले मैं जितना प्रभावित हो रहा था अभी उतना प्रभावित नहीं हो रहा हूं, इसका मतलब मामला ठीक जा रहा है। कोई दिन प्रभावित होना बंद हो जा रहा है। जैसे मैं प्रभावित होना शुरू होता हूं, किसी घटना को हैंडल करने का मिनिमम रिक्विजिट, मिनिमम उसकी क्वालिफिकेशन है कि मैं उस घटना से नेगेटिवली प्रभावित नहीं होता। डॉक्टर के पास एक केस आया, सर फटा हुआ, उसको देख के डॉक्टर बेहोश हो गया। अब किसका इलाज पहले करना पड़ेगा? डॉक्टर का। तब तक वो सर फटा हुआ मर जाएगा, है ना। इसलिए मैं तो एग्जांपल देता हूँ शिविरों में, यदि डॉक्टर की अपनी वाइफ या बेटी का क्रिटिकल ऑपरेशन है तो डॉक्टर खुद नहीं करता है, क्योंकि वो उससे इमोशनली प्रभावित हो जाएगा। प्रभावित होते ही उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। ये बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब है कि यदि मैं, पहला काम है कि मैं दूसरे की अयोग्यता से जब प्रभावित नहीं होता तब मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूं। उससे कम में मैं रिएक्ट करूंगा तो ठीक होने वाला है कि और गड़बड़ होने वाला है। इसलिए कहा कि भैया अभी आपके पास सॉल्यूशन नहीं है तो शांत रहो, चुप रहो, क्योंकि अब जो बोलोगे खराब ही बोलोगे, तो धीरे धीरे हो जाए। तो समझदार आदमी की परिभाषा, स्वयं गलती नहीं करना नंबर 1, दूसरों की गलतियों से प्रभावित नहीं होना नंबर 2, दूसरों की गलतियों को ठीक करने की क्षमता के साथ बने रहना नंबर 3, दूसरा अपेक्षा रखता है तो उसको ठीक होने में सहयोग देना। तो हमको दूसरों की गलतियों को डायरेक्टली ठीक नहीं करना है, क्योंकि वो अभी तैयार नहीं है तो फिर ठीक नहीं होगा। कोई दिन वो तैयार होगा तो मिलके सहयोग कर देंगे। और यही प्रोसेस है। एक छोटा बच्चा बार बार रोता है तो आप क्या उसको मार देते हो? सुसुपोटी कर देते हो, आप क्या उसको मारते हैं? आपको पता है अभी करेगा ही। ऐसे ही हम सब हैं। तो स्वीकार लिया जाए कि भाई हम सब अधूरे हैं, तो हम सब कोई ना कोई गलती करते रहेंगे और एक दूसरे की गलतियों को बचा के, अध्ययन करके आगे बढ़ जाए, यही वातावरण बना के रखें, काम चल जाए। बढ़िया जी, तो बढ़िया चल रहे हैं। टाइम की तो अपनी बात है और अभी ठीक चल रहा है। चलिए, तो आज हम चर्चा करते हैं। कल हमने चर्चा किया था कि सुख क्या है, स्वीकृति क्या है, व्यवस्था को समझना, जीना, समझाना, और समाधान बराबर सुख। और सुखी होने का सिलेबस है, मैंने पहले भी कहा, फिर से लिख देता हूँ। यहाँ मैं मानव से शुरू कर रहे हैं। परिचय शिविर को मानव से शुरू करते हैं, अध्ययन बिंदु शिविर को एग्जिस्टेंस से शुरू करते हैं। यहाँ करते हैं मानव में व्यवस्था, प्रकृति में संसार है। मानव क्या है, संसार क्या है, उसको रिवर्स कर देते हैं। संसार क्या है, क्योंकि संसार में मानव है, तो हम मानव में व्यवस्था की चर्चा करेंगे, मानव को समझने की कोशिश करेंगे, उसके साथ फिर प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे। दोनों समझ में आएगा तो आचरण समझ में आएगा, तो परिवार और समाज में जीने के स्वरूप को देखेंगे। अब शिविर शुरू होता है। आज फिर से कुछ लाइनें रिपीट कर देता हूं जो हमने पहले भी की हैं। अब कितने लोगों को ये भरोसा होता है
कि मानव मूलतः गलती करना नहीं चाहता, मानव गलती नहीं करता अपनी तरफ से। ठीक हो गया? वो सुखी होना चाहता है, सफल होना चाहता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है। तो यदि उसको लगता है कि सुखी होने के लिए, सफल होने के लिए, आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो तरीका उसको उसकी समझ और देश काल परिस्थिति में ठीक लगता है वो उसको अपना लेता है ना। फिर चाहे वो क्या करते हैं, सुपारी लेते हैं, सुपारी वो भी एक व्यवसाय है। सुपारी पान वाली नहीं, पान चबाई जाता है, दाऊद वाली सुपारी। वहाँ तक पहुँचता है ना अपना अभी। हाँ, अभी लेवल ऐसा वहाँ तक। हाँ, लेवल वहाँ तक नहीं पहुँचता। तो पूरी धरती पे हर मानव मूलतः एक ही जैसा है, लेकिन उसके सुखी होने के, अब इसको रिवर्स करके बोले, अब ध्यान से सुनिए, रिवर्स करके बोले, यदि बिना गलती अपराध किए दुनिया के सभी लोग सुखी हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, उनकी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, तो क्या कोई गलती करेगा? नहीं करेगा। सुनने से क्या लगता है, ये संभव है कि सभी सुखी हो सकते हैं, सभी सफल हो सकते हैं, सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं? सुनने में कैसा लगता है? ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है? है? अभी तो नहीं लगता है। वो नहीं दिख रहा है ना। तो जब भी कभी ये लगे कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, तो एक स्टेप पीछे आए और अपने आप से पूछें, ये मैं ही चाहता हूं कि दुनिया के सभी लोग चाहते हैं? यदि कोई चीज को दुनिया के सभी लोग समान रूप से चाहते हैं, तो उसके होने की व्यवस्था अस्तित्व में रखा ही है, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तो ये एग्जिस्टेंस का डिजाइन फॉल्ट हो जाएगा। प्रकृति अपने आप में पूर्ण है। यदि मानव असफल होने के लिए, जीने के लिए बाध्य है, तो ये पूरी प्रकृति, मानव उसका इंटीग्रल पार्ट है, तो प्रकृति अपने आप में अपूर्ण सिद्ध होती है कि पूर्ण सिद्ध होती है? और प्रकृति पूर्ण है। इसका मतलब है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि दुनिया के सभी लोग किसी भी चीज को समान रूप से हमेशा हमेशा के लिए चाहते हैं, इसका मतलब है कि वो पूरा होने वाली कोई चीज है, उसके होने की कोई व्यवस्था, कोई डिजाइन एग्जिस्टेंस में है ही, हम उस डिजाइन तक अभी नहीं पहुंचे हैं, इतनी ही बात। तो आज शाम सूरज छिपने के पहले इस सभा में से हर एक व्यक्ति ये बोल के ही बाहर निकलेगा, हाँ ये संभव है, संभव है, संभव है। देखिए, अमर्त्य सेन को इसलिए नोबेल प्राइज मिला कि उसने कहा कि किसी भी देश की इकोनॉमी में गरीब आदमी के हितों को ख्याल रखना जरूरी है। ऐसा उन्होंने प्रूव किया। मेरी छोटी सी जानकारी है, ज़्यादा पढ़ता लिखता नहीं, इसलिए उनको नोबेल प्राइज मिला। सभी अर्थव्यवस्थाओं में ये माना जाता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में कुछ लोग वंचित रहेंगे, डिप्राइव्ड रहेंगे ही, सभी के साथ सब कुछ नहीं हो सकता है। आदरणीय नागराज जी आवर्तनशील अर्थशास्त्र के रूप में इस पूरे दर्शन के आधार पर अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, है ना, तमाम पूरी की पूरी एजुकेशन सिस्टम निकल के आता है, जिसके आधार पर ये कहा जा रहा है कि सभी सुखी हो सकते हैं, सभी सफल हो सकते हैं, सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं। जब गांधी जी ये कहते हैं कि आदमी की आवश्यकताओं के लिए धरती पे पर्याप्त है, आदमी के लालच के लिए नहीं है, तो गांधी जी ये डिफरेंशिएट नहीं करा पाते हैं कि आवश्यकता और लालच को डिफरेंशिएट कैसे करें। यहां पे गाड़ी फंस जाती है। ऐसी तमाम बातें आपको मिलेंगी। तो चलो हम आज की यात्रा को शुरू करते हैं। और बाय द वे, हमारी पूरी एजुकेशन में जो रखा हुआ है वो भी आपके ध्यान में आ जाए
वर्तमान में जो हम अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं उसमें हम पढ़ाते हैं कि आवश्यकताएं असीम हैं, साधन कितने लोगों ने पढ़ा? साधन सीमित हैं। ये किसी रॉबिन्स नाम के व्यक्ति ने कहा। कोई रॉबिन्स बोलता है, कोई एडम स्मिथ बोलता है। देखिए, यदि ऐसा है, और ये लगभग समाज के लोग पढ़े ना लिखें, अधिकांश लोग ऐसा मानते ही हैं, चाहे हमने खुद ना पढ़ा हो। यदि ऐसा है, यदि आवश्यकताएं असीम हैं, साधन सीमित हैं, तो क्या आवश्यकता पूरी होंगी? तो आवश्यकताओं के लिए मेरे भीतर एक असुरक्षा का भाव रहता ही है। जैसे ही मैं असुरक्षित होता हूं, मैं भयभीत होता हूं। जैसे ही भयभीत होता हूं, जिससे असुरक्षित होता हूं, उसका संग्रह करना, एक्यूमुलेशन करना की तरफ मैं जाऊंगा ही। और कोई चीज का संग्रह करना है तो उसका शोषण करना मेरी आवश्यकता। मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन दूसरों से आगे निकलना है, सफल होना है, तो मेरे को वो सब तरीके अपनाने पड़ते हैं जो मैं नैतिक रूप से, मेरी वैल्यूज के हिसाब से भी मैं करना नहीं चाहता, है ना। मेरे इतना कहने के बाद आपको बहुत सारे एग्जाम्पल अपने आसपास दिख जाते हैं, इसलिए मैं एग्जाम्पल देके समय खराब करना नहीं चाहता। जिसका शोषण करता हूं वो विरोध करेगा कि चुपचाप करवाएगा? वो विरोध करेगा, वो संघर्ष करेगा। इसी का नाम युद्ध है। फाइनली इससे अव्यवस्था बढ़ेगी या घटेगी, इससे असुरक्षा बढ़ेगी या घटेगी। तो कहां पहुंची पूरी मानव जाति? ये एक विशियस साइकिल है जो बना ही रहता है। कहां कहां दिखाई देता है ये? अपने घर के आसपास, खुद में ही दिखता है ना। तो इसमें भी टाइम खराब करने की जरूरत नहीं। तो फाइनली इससे हम कहां पहुंचे? इसमें हम दुख में पहुंचे कि सुख में पहुंचे? तो एक बच्चा एजुकेशन में 50 लाख से 1 करोड़ रुपया खर्च करके और 20 साल लगा के वो ये सुनने आया है कि मेरा दुखी रहना निश्चित है। इससे अच्छा इसको ब्याज पे डाल देता और शांति से चिल करता। कि नहीं हो सकता, आप थोड़ी देर के लिए पूछ रहे थे। तो एक जमाना था, मतलब जमाना नहीं, 6 महीने पहले की बात है कि रोज 50 फोन आते थे और तब बिजनेस चलता था। अब एक भी फोन नहीं आता है और 7 दिन शिविर चलता है। अभी भी फोन है और काम चल ही रहा है, टर्नओवर बढ़ता ही है। मैंने बोला ना डॉक्टर साहब ने, वैसा मेरा अनुभव है कि चीज़ें अच्छी होती है, बच्चे अपने आप में कंट्रोल मोड पे चलते हैं, जो मुझे पहले वो लालच के मोड में मैं चलाता था। तो शिविर का ये सब फायदा मैं तो 3-4 महीनों से प्रॉपर देख रहा हूँ। ये एक बात हुई। अभी जब आप ये बताते हैं ना सर, तो हो क्या जाता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मान्यता है आदर्शवाद की मेरे अंदर। तो होता ऐसा है कि जब आप कहते हैं आवश्यकता असीम नहीं है, तो फिर वो गांधीवाद पे चले जाते हैं, लंगोट पे आ जाते हैं, तो वो वाला वर्जन आ जाता है। तो आप साथ में ये भी प्लीज क्लियर कीजिए मेरे लिए कि फिर मैं आवश्यकताओं को कैसे डिफाइन करूँ, नहीं तो फिर वो वापिस आज यही काम करें, आज यही काम करें। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। तो अब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अब इसका आंसर क्या है? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। तो आप सभी देखो, थोड़ा सा फास्ट भी चलने की ज़रूरत है। तो एक बच्चे की यात्रा से लेके 4 कंधे की यात्रा तक एक आदमी की ज़िंदगी में कुल कितनी चीज़ों की रिक्वायरमेंट हो सकती है, एक बार उन सारी आवश्यकताओं को हम लिस्ट करके देखते हैं। फिर एक एक करके समझेंगे कि कैसे पूरी होती हैं, नहीं होती है ना। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, कैसे उसको समझेंगे। तो एक बच्चे की यात्रा से शुरू करके 4 कंधे की यात्रा तक
एक आदमी की कुल कितनी आवश्यकताएं हो सकती हैं, तो आप बोलते जाइए। कोई बोर्ड पे आके लिखेगा? आ जाओ। हाँ, ऐसे लिखते जाइए। हाँ जी, बोलते जाइए। रोटी कपड़ा और मकान बहुत हिट फिल्म थी अपने समय, हमारे बचपन में आई थी। रोटी कपड़ा और मकान। एजुकेशन। हाँ जी, बोलते जाइए। हेल्थ। आपको जो बोलना है आप वो बोलो, कोई नहीं। हेल्थ। आप थोड़ा सा ऐसा लिखो कि थोड़ा छोटा। हाँ, समाज। समाज। प्रेम। ये भी देखते जाओ कि बोर्ड पे क्या आ गया। संबंध आ गया? नहीं आया। समाज आ गया, संबंध लिख दो, कोई बात नहीं है। मनोरंजन। हाँ जी। सम्मान। राजनीति। सुविधा। वाइफ। मोबाइल। मोबाइल। वर्क। जॉब। रोजगार। पैसा। शिक्षा। एजुकेशन आ गया, बोर्ड पे भी देखते जाओ। पर्यावरण। पर्यावरण। प्रेम। पर्यावरण, प्रेम। हाँ जी, प्रेम आ गया। प्रेम। राजनीति आ गई। हाँ जी। ट्रांसपोर्ट। थोड़ा ऐसा बोले कि मेरे को सुन जाए। खड़े होके बोले। मोक्ष। मोक्ष। मोक्ष के बाद कुछ नहीं आता। मोक्ष के बाद कुछ नहीं होता। हाँ जी, और कुछ है? परिवार। हाँ, परिवार नहीं बोलोगे। परिवार पर्यावरण में आ गया। हाँ, मोक्ष के बाद परिवार। मनोरंजन आ गया। और कैसे करोगे? कितने मुझे करोगे? हाँ, इच्छा यही सबके लिए तो है, और क्या करोगे? इच्छा है। पावर। पावर। सुख। 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 हिंदी में, अंग्रेजी में उसी को हैप्पीनेस बोलते हैं। निद्रा। ओहो, निद्रा। नींद। आजकल आ नहीं रही होगी। हो गया, हो गया। नींद। लाइफ पार्टनर। शादी लिखो। शादी। शादी में दोनों का हो जाएगा। शादी नहीं, शादी। हाँ, शादी शादी हो ऐसी अपेक्षा। हो गया शांति कल्याण। सेक्सुअल प्लेजर। जो बोला वही। हाँ जी, आज जो बोलोगे सब मिलेगा। हाँ जी, जीवन विद्या। वैसे वो एजुकेशन कल ठीक है, लिख लो। हाँ जी, समृद्धि है। रिटायरमेंट आप नहीं भी चाहोगे तो होता ही। फ्रीडम। फ्रीडम। सहानुभूति। सहानुभूति। गुरु। तो जीवन विद्या होने से गुरु हो गया। वैल्यू।
हो गया, सम्मान हो गया। बोर्ड पे भी देखते जाओ। लकड़ियां, 4 कंधे आजकल मिलते नहीं हैं। हाँ, इसकी भी क्राइसिस है आजकल। अब कंपनी आ गई है उसके लिए। ठीक है, हो गया। अब आप 4 कंधे तक पहुंच गए तो अब काम हो गया। हाँ जी, गुरु आ गया। जब शिक्षा आ गई, जीवन विद्या आ गया तो गुरु गया। गुरु मनोरंजन में सब आ गया, सारा मनोरंजन इसी में चला गया। और बोलिए, इमोशनल इंटेलिजेंस किसमें आ गया? ये शांति, सम्मान, प्रेम और क्या? अरे मैं प्रेम से संपन्न हूं तो सारे उसमें आ गए। प्रेम मतलब कोई बड़ी चीज जी। अच्छा, क्रोध भी जरूरत है। एक बोरा नोट ऐसा लिखा है, उसको बोरे में डाल देता हूँ। देखो, जो भाई ने अभी जो पीछे भाई साहब ने, हैप्पी भाई साहब ने जो उदासी की कहानी सुनाई है ना, तो आप तो नाम रख लो अपना उदास। हाँ जी, नमस्कार 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 नमस्कार। देखो, ये जो आपने बहुत एक अच्छी बात कही कि हमारे पास बहुत कम मंच हैं जहां हमारी कथा हो सके। राम कथा में भगवान राम की कथा है, कृष्ण कथा में भगवान कृष्ण की कथा है। अरे मैं भी तो कहीं भगवान हूँ, तो यहाँ आपकी कथा है। तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहां हम सब खुल के अपने दिल की बात कह पाए, जहां हमको ये डर खत्म हो जाता है कि कोई हमको जज करेगा, और धीरे से पता चलता है जो मेरे घर में चल रहा है वो सबके घर में ही चल रहा है। मेरे को किसी शिविर में किसी बहन ने कहा, आपको हमारे घर की बात कैसे पता चली? तो मैंने कहा सबके ही घर एक जैसे हैं, तो ज़्यादा फर्क आपको बहुत लगता है ये हमारी पर्सनल पारिवारिक बात है। जैसे आप इस प्लेटफॉर्म पे आके बैठते हैं तो पता चला सबके घर में वही हो रहा है, तो खास कुछ पर्सनल होता नहीं, ज़्यादा कुछ पर्सनल होता नहीं। हमने एक सामाजिक दबाव में रहते रहते हमने कुछ स्वीकारा हुआ। तो जो आपको बात कह रहा था वो ये कि मैं 20 साल से ये शिविर चला रहा हूँ। 50 शब्द लिखने के बाद में आपकी आवश्यकताएं खत्म हो जाए। हर बार मैं नोटिस करने की कोशिश करता हूँ, लगभग आप ये गिनोगे तो 50 शब्द नहीं होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 4 लाइनें, 7 चौक 28, तो लगभग ये 30 शब्द हैं। अभी आप बहुत मेहनत करोगे तो 20 और लिख नहीं पाओगे। जब तक हम चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में नहीं ला रहे हैं, कल्पना में जब हम आवश्यकताओं को महसूस करते हैं और कंपैरिजन में जब हम आवश्यकताओं को महसूस करते हैं, तो एक अलग दुनिया दिखाई देती है। जब हम सही अर्थों में उसको ब्लैक बोर्ड पे लाते हैं तो फिर देखिए आप कैसे कैसे आगे हो। अब इन आवश्यकताओं को ध्यान से देखिए और देख के ऐसा इसको कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं कि ये 1 प्रकार की है, 2 प्रकार की है, कि 3 प्रकार की है, कि 4 प्रकार की है। कितने प्रकार की हैं ये सारी आवश्यकताओं को देखें तो मुख्य रूप से ये 2 प्रकार की हैं। एक प्रकार की वो है जो फिजिकल है, एक भौतिक है। एक आवश्यकता वो है जो भौतिक है, फिजिकल केमिकल है, और एक आवश्यकता वो है जो भाव है। तो यदि भाव को मैं भौतिक को ब्लैक से कर दूं, रोटी, कपड़ा, मकान किस में आएगा? भौतिक। एजुकेशन, अभी कंफ्यूजन आ गया। अपेक्षा क्या है कि एजुकेशन में भाव भी हो, भौतिक भी हो।
भी जिंदा रहने का ज्ञान और जीने का ज्ञान। लेकिन इसलिए वर्तमान शिक्षा पे क्वेश्चन मार्क लग गया, क्योंकि अभी ये केवल भौतिक की बात कर रही है। अभी हमारी सारी एजुकेशन इंक्लूडिंग मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, ये सब केवल जॉब पाने के काम आता है, इसी जिंदगी में कहीं काम नहीं आता है। हेल्थ, भौतिक, समाज, फिर से वही क्वेश्चन खड़ा होता है। क्योंकि हम मानव आकार से मानव हैं, आचरण से मानव नहीं है, इसलिए अभी समाज भी केवल व्यापार का नाम, व्यापारिक समूह का नाम समाज है। तो समाज जैसी कोई चीज, संबंध, फिर से वही क्वेश्चन खड़ा होता है। हम स्वयं को शरीर मान के जीते हैं, इसलिए संबंध में गैप दिखाई देता है। अभी संबंध भी आवश्यक है, तो अपेक्षा तो है ये भाव में जाए। मनोरंजन, भौतिक, सम्मान, भाव, राजनीति, भौतिक, मोबाइल, जॉब, पैसा, पर्यावरण, है ना। और ये भी हमको ध्यान में आता है कि भौतिक आवश्यकता किसके लिए है और भाव की आवश्यकता किसके लिए है? जीवन के लिए, मैं के लिए। तो ये समझ में आया कि भाव पूर्वक जीना होता है, भौतिक वस्तुओं के साथ जिंदा रहना होता है। भाव पूर्वक जीना, भौतिक वस्तुओं के साथ में शरीर जिंदा रहता है, नहीं तो शरीर मर जाएगा। और भाव पूर्वक जीना होता है, भाव पूर्वक ही जीना होता है, भौतिक वस्तुओं के साथ ही शरीर जिंदा रहता है। ये भी हमारी क्लैरिटी बनी। तो प्रेम किसके लिए है? शरीर के लिए है कि मैं के लिए है? मैं के लिए। ट्रांसपोर्टेशन शरीर के लिए, मोक्ष किसके लिए? मैं के लिए। परिवार किसके लिए? दोनों के लिए। पावर किसके लिए? भौतिक। सुख किसके लिए? निद्रा, भौतिक। शादी किसके लिए? शादी शरीर की आवश्यकता है कि मैं की आवश्यकता है? हाँ, शिविर के पहले तो शादी ओपन आए। तो ये हमारी शादी बहुत कंफ्यूजन में है। शांति, मैं, सेक्सुअल प्लेजर, है ना। चाहिए तो आवश्यकता तो मैं की ही है, लेकिन फिजिकल है। जीवन विद्या, समृद्धि, भाव है। ये क्या? फ्रीडम। ये भी अभी भौतिक ही है ना। मेरी मर्जी, फ्रीडम मतलब चाहिए, मेरी मर्जी, जो मैं चाहूंगा वो करूंगा, इसका नाम फ्रीडम है। इसलिए कल ये बोला, मनमानी फ्रीडम नहीं है, मन की गुलामी से मुक्त हो जाना फ्रीडम है। मन की गुलामी से मुक्त हो जाना फ्रीडम है, मनमानी, मन के अनुसार चलना फ्रीडम नहीं है। तो इसलिए फ्रीडम, सहानुभूति, गुरु, क्या लगता है? तो इससे क्या ध्यान में आ गया? एक तो ये ध्यान में आ गया कि इतनी चर्चा होने के बाद भी अभी भी भौतिक ज्यादा है। खैर, फाइनली इस बात पे हमारा ध्यान चला गया कि यदि मानव की बात करें तो मानव की दो प्रकार की आवश्यकताएं हैं। एक प्रकार की आवश्यकता भौतिक है, दूसरी प्रकार की आवश्यकता भाव है। जब भौतिक की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि भाई रोटी, कपड़ा, मकान। जब भाव की बात कर रहे हैं तो विश्वास, सम्मान, शांति वगैरह वगैरह। ये भी क्लियरली समझ में आ गया कि भौतिक आवश्यकता शरीर के लिए है, शरीर के जिंदा रहने के लिए है। भाव की आवश्यकता मैं के लिए है, जीवन के लिए है, और ये फाइनली जीने के अर्थ में है। क्लियर? अब क्या फर्क पड़ गया इससे?
यहाँ जब अब मैं को पहचान रहे हैं, शरीर को चलाने वाली कोई रियलिटी शरीर के अलग है, ऐसा पहले भी बोल रहे थे, लेकिन अभी हम उसको बहुत ऑब्जेक्टिवली अपनी जिंदगी में देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमको दिखाई दिया कि ये दो अलग अलग आवश्यकताएं हैं। दोनों में क्या अंतर है? फिजिकल नीड और इमोशनल नीड में क्या अंतर है? भौतिक और भाव में क्या अंतर है? भौतिक रोटी कपड़ा मकान, विश्वास सम्मान स्नेह शांति में क्या अंतर है? एक चीज़ें हैं जो जिंदा रहने के लिए चाहिए होती है और दूसरी चीज़ें हैं जो मैं को आगे बढ़ाने के लिए चाहिए होती है। चलो बढ़िया। और क्या अंतर है? हाँ जी। ये अपने आप में परिवर्तनशील है, ये निरंतर, इसकी ताकत भी निरंतर है और इसकी अपेक्षा भी निरंतर है। जी हाँ जी, पीछे माइक दीजिए। अब माइक थोड़ा एक्टिव रखिए। हाँ, ये भौतिक जो है वो खरीदा जा सकता है, इसको खरीदा जा सकता है और भाव को खरीदा नहीं जा सकता, और भाव को खरीदा नहीं जा सकता। घटता बढ़ता है। हाँ, परिवर्तनशील है इसलिए। इसकी कोई रेफरेंस वैल्यू नहीं है। इसकी कोई रेफरेंस वैल्यू नहीं है। जैसे रोटी कपड़ा मकान सबके लिए अलग अलग हो सकता है। हाँ, इसी का तो टू ये बीएचके सबके सफिशिएंट। ये सबके लिए अलग अलग है, अलग अलग भी है। बच्चे का खाना अलग, बीमार का खाना अलग, सर्दी का खाना अलग, गर्मी का खाना अलग, कपड़े अलग, है ना। ये सबके लिए कोई 2 रोटी खाएगा, कोई 4 रोटी खाएगा, कोई मिर्ची कम खाएगा, कोई ज़्यादा खाएगा। ये सबके लिए अलग अलग है और इसकी आवश्यकता भी सामयिक है, समय अनुसार है। सोने के कपड़े अलग, दिन के कपड़े अलग, समय अनुसार है। ये कैसा है? सोते समय भी किसी ने अपमान कर दिया, सपने में भी किसी ने धोखा दे दिया, तो हमको मुश्किल हो जाए। तो 24/7 ये सभी के लिए एक जैसा है। मेल फीमेल किसी प्रकार का कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि ये सीमित है, क्योंकि ये सीमित है, क्योंकि ये असीमित है, निरंतर है। इसको खरीदा जा सकता है आगे, इसको खरीदा जा सकता है आगे। हाँ जी। और ये है तो बहुत सारी, पर इसको कुछ लिमिट चूज करके हम अपना जीवन चला सकते हैं और ये तो निरंतर ही है, इसी से सुख बढ़ेगा, सुख रहेगा। सीमित असीमित में आगे जी, इसको नहीं देख सकते। इसमें से एक आध 2 चीज ना हो तो चल सकता है। इसमें हाँ, एक आध 2 चीज ना हो तो हम कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बट ये अगर ना हो तो उसमें फिर मजा ही नहीं। किसी को लगता है इसके बिना चल सकता है, ये बोरा, एक 2-4 बोरे हो जाए तो काम चल जाए। तो ये मामला हमारा पर्सनल स्टेट ऑफ माइंड से जुड़ा हुआ है। हम यूनिवर्सल डिफरेंस पहचानने की, नेचुरल डिफरेंस पहचानने की कोशिश कर रहे हैं जी। इसमें क्षणिक सुख है, इसमें सुख की निरंतरता है जी। ये भार सहित है, इसमें भार है, इसमें भार नहीं। भाव है। इसको जड़ बोलते हैं, इसको चैतन्य बोलते हैं। वो इंद्रिय गोचर है कि ज्ञान गोचर? ये इंद्रियों से पकड़ में आता है, वो ज्ञान से पकड़ में। ये इंद्रिय गोचर है, ये ज्ञान गोचर है। क्या मतलब इसका? जैसे प्यार, विश्वास, सम्मान, ये कौन सी इंद्रिय से पकड़ में आता है? बहुत प्यार, ऐसा नहीं होता। सुख दुख सब इधर ही है, ना समझने। सुख दुख महसूस करने वाला इधर ही है। शरीर कोई सुख दुख महसूस नहीं करता है। क्यों डॉक्टर साहब? एनेस्थीसिया दे दो, शरीर में कोई सुख दुख नहीं होता है।
मेरे तक सूचना पहुंचती है तो मैं चिल्लाऊंगा, नहीं तो मेरे सामने मेरी टांग काट के ले जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। लोकल एनेस्थीसिया दे दिया, उसके बाद जो मर्जी करते रहो। इसका आकार है ये निराकार है? इसका भी आकार है, अभी आपको पता नहीं। हाँ जी, आ गया। बोर्ड ना देखो बिल्कुल। हाँ, रोटी, कपड़ा, मकान, मतलब मैं जितना ज्यादा यूज करता हूँ फिर उसमें से सुख खत्म हो जाता है, फिर और ज्यादा भी ले लूं तो उल्टा दुख में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, तो ये ऐसे बढ़ता है, ये ऐसे जाता है। पहला कौर लेते हैं हाईएस्ट सुख और उसके बाद घटता जाता है। कोई दिन उससे नफरत भी हो सकती है। जैसे मेरे को अभी गुलाब जामुन पसंद है, खाता ही रहूंगा अभी तो उसके बाद उल्टी हो जाएगी। और कोई दिन के बाद परमानेंट छोड़ सकते हैं, है ना? है? मैं बहुत कुछ कह के, थोड़ा सा कह के बहुत कुछ कह देता हूँ। कभी कभी आपका ध्यान जाता है, कभी कभी नहीं जाता है। हाँ हाँ, भौतिक सुख में अपेक्षा होती है, इसमें अपेक्षा का स्थान ही नहीं होता मेरे हिसाब से। ये गलत है? दोनों। हाँ, दर्द किधर आएगा? देखो, दर्द सही अर्थों में इधर अव्यवस्था होती है। उस अव्यवस्था को दर्द के रूप में महसूस करने वाला मैं ही हूं। शरीर में अव्यवस्था होती है, उस अव्यवस्था को महसूस मैं करता हूं। इंद्रियों को भोगने वाला भी मैं ही हूं। जैसे हमने चाय पिया, खाना खाया, चाय का स्वाद किसने लिया? मैंने। और चाय से पोषण किसको मिला? शरीर को। तो शरीर को पोषण मिला, उसको भोगने वाला मैं ही हूँ। तो क्षण शरीर को भी भोगने वाला मैं ही हूँ, सुख दुख को भी भोगने वाला मैं ही हूँ, दर्द को भी भोगने वाला मैं ही हूँ। लास्ट को कितना भी कष्ट दे दो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। सर, इसमें अतृप्ति बढ़ती है, इसमें तृप्ति बढ़ती है। ये तृप्ति अतृप्ति सारी मैं में है। शरीर में कोई अतृप्ति नहीं होती। शरीर कोशिकाओं से बनी हुई चीज है और उसमें व्यवस्था है या अव्यवस्था है? भोगने से जो प्रॉब्लम है सारा वो मैं को हो रहा है। अतृप्ति सारी मैं में है, दुख सारा मैं में है, दर्द मैं को हो रहा है। शरीर रहेगा या नहीं रहेगा, बस इतनी ही बात। धीरे धीरे और देखते जी। है कपड़ा और मकान मानव निर्मित है, लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कपड़े और मकान के लिए जो बेसिक मटेरियल है वो नेचर से ही मिला है। हाँ, तो मानव ने एक भी एटम बनाया नहीं है, एक भी सेल बनाया नहीं है, एक भी बीज बनाया नहीं है। जो कुछ भी है नेचर से ही लिया, केवल पहचाना है, उसका सदुपयोग किया है, दुरुपयोग किया है। इसमें मॉर्फिंग हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन इजी है इस तरफ। किसमें? मतलब एटम का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, अलग अलग फॉर्म्स और इसमें हो रहा है, और इसमें जितना है अनंत है और अनंत ही रहेगा। इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, जैसे एक गाड़ी से 100 गाड़ी, 100। अच्छा, एक गाड़ी से 100 गाड़ी निकल आई अपने आप। मल्टीप्लिकेशन हो रहा है कि इसको आदमी बना रहा है और बहुत सारी बना सकता है गाड़ियां, लेकिन लोहा कहाँ से आया? नेचर से ही आया। एक बात, इसमें भी सभी ज्ञानी हो सकते हैं और सभी ज्ञान को पाने का प्रयास कर ही रहे हैं। उधर ज्ञान का प्रोडक्शन है, इधर वस्तु का प्रोडक्शन है। एक आदमी एक समझ को पा लेता है, स्किल को पा लेता है, और वो स्किल से ही फिर किसी वस्तु को बनाता है। तो थोड़ा सा समझने का। मानव कल्पना से जो बहुत सारी आर्टिफिशियल चीजें आ रही है, जो फाइबर्स नहीं थे वो भी बन रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, वो ठीक है, वो ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो और मानव ने उसी तरह से नकली सम्मान भी बना लिया है। वो भी बात है। हाँ जी, भौतिक उपलब्धियों की कोई चोरी करके ले जाता है और कोई हमारा सम्मान भी चोरी कर लेता है। हाँ, सेटिस्फेक्शन है वो तो नहीं जा रहा, यदि सही अर्थों में है। आप अपने आप को सफल मान रहे थे, तब तक आपका पड़ोसी आ गया, उसने कहा हमने तो 1000 गज की कोठी ले ली, तो आपकी कोठी चली गई, है ना? यही सब तो हो रहा है। तो अभी तो माइंडसेट में भी ऐसा हो रहा है। हाँ जी।
मैं इंग्लिश टर्म यूज करूंगी, हिंदी नहीं आ रहा है मेरे को। हाँ। जो भाव है, विश्वास, सम्मान, ये सब ऑर्गेनिक है या इंटरनल होता है, और मेरे को लगता है भौतिक इज एक्सटर्नल फैक्टर। ये ऑर्गेनिक के अंदर से आता है, अंदर से आता है, और वो एक्सटर्नल मेहनत करनी पड़ती है, बाहर से आता है। हाँ, वो भी मेहनत तो करनी पड़ती है। अब आप लोग मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो अभी आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो उसमें भी इसमें भी मेहनत है। ज्ञान भी हम मेहनत पूर्वक पा रहे हैं, उसमें फिजिकल श्रम ज़्यादा है, इसमें मानसिक श्रम ज़्यादा है। या फिजिकल श्रम के पहले उसमें भी मानसिक श्रम है ही है ना। आज हम किन्हीं चीज़ों को देखते हैं, लेकिन इस आहार को पहचानने में कितने साल लगे होंगे, तमाम चीज़ों में कोई मानसिक श्रम हुआ ही है। तो बेसिकली विचार पूर्वक ही हम फिजिकल उपलब्धियों को पा रहे हैं, विचार पूर्वक ही हम भाव की उपलब्धियों को समझ को पा रहे हैं। मानव सब कुछ विचार पूर्वक ही करता है, इसलिए मानव का जो रूप है वो विचार है। सुख एक वैचारिक तथ्य है, धीरे धीरे कुछ सूत्र आएंगे। सुख एक वैचारिक तथ्य है, मानव का मूल रूप विचार है। अभी हम अपनी शक्ल को अपना रूप मानते हैं, हम किस व्यक्ति को पसंद करते हैं, किसको नहीं पसंद करते। किसी के विचार अच्छे हैं तो उसको हम अलग तरह से पसंद करते हैं, शक्ल कैसी भी हो। किसी की शक्ल कितनी भी सुंदर हो, उसके विचार ठीक नहीं है, रिजेक्ट हो जाता है। इसका मतलब मेरा एक्चुअल स्वरूप, मेरा रूप जो है मेरा विचार है। जिसके विचार सुंदर हैं, जिसका व्यवहार सुंदर है, वो सबके द्वारा स्वीकार होता है धीरे से। भैया ये भौतिक चीजें हैं जिंदा रहने के अपने, वो गिन सकते हैं? मतलब मुझे कितने कपड़े चाहिए, या ये मात्रात्मक है, ये क्वांटिटेटिव है, ये गुणात्मक है, क्वालिटेटिव है। इसको ज्यादा यूज करने से प्रकृति को नुकसान होता है, और इसको ज्यादा चाहने से लोगों का नुकसान है। आपके सम्मान के चक्कर में दुनिया ध्वस्त हो गई। नंबर 1 बनने के चक्कर में हमने सबको निपटा दिया। तो इधर भी यदि गड़बड़ी है तो इधर भी गड़बड़ी हो रही है, इधर भी गड़बड़ी है तो वो भी इधर भौतिक क्षेत्र की गड़बड़ी है, उधर की गड़बड़ी भी भौतिक क्षेत्र में ही आ रही है। तो हम अव्यवस्थाओं की बात नहीं कर रहे हैं, प्राकृतिक रूप से भौतिक और भाव दो अलग अलग रियलिटी है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जैसे व्यसन किसको है? शरीर को व्यसन होता है। मुझको व्यसन है, मुझको व्यसन क्या है? मुझको सुख की तलाश है, मैं उसको गलत तरीके से पूरा करता हूँ, इसका नाम व्यसन है। और फिर शरीर को उसके आदत, शरीर में भी उसका हैबिट फॉर्मेशन है, और हैबिट की ज्यादा जड़ें मैं में है। हाँ, कोई दिन वो तय कर लेता है कि आज के बाद नहीं करूंगा, फिर नहीं करता। व्यसन शरीर की आवश्यकता में नहीं आएगा फिर। हाँ, व्यसन शरीर की आवश्यकता में नहीं आएगा, लेकिन कोई चीज को लेते लेते व्यसन का ज्यादा बड़ा भाग, जैसे मेरे को नहीं पता, ड्रग्स वगैरह लेने से फिर वो शरीर में नहीं लेते हैं तो पेन होता है, ये सब बताते हैं। तो फिर वो पेन होता है तो मेरे को लगता है कि अब मेरी दवाई यही है कि फिर से एक बार ले लो। मामला मानसिक ही है। इसने बहुत विल पावर से तय कर लिया कि आज के बाद नहीं लेना है तो नहीं लेते। हाँ हाँ हाँ, तो इसी को स्थूल कहा, इसको सूक्ष्म कहा। जी, मेरे को लगता है काफी सारी बातें आ गई। ये पूरे नासवान है, लिख दिया ना, परिवर्तनशील नासवान। अरे परिवर्तनशीलता ही नासवान, एक दिन ज्यादा परिवर्तन हो जाता। हाँ जी, हाँ जी, माइक पीछे। जो व्यसन की बात करी, जो मैं में है, तो वो एक शरीर यात्रा से दूसरी शरीर यात्रा में ट्रांसफर भी होता है क्या? बहुत कम संभावना नहीं। एक शरीर यात्रा से दूसरी शरीर यात्रा में व्यसन ट्रांसफॉर्म होता है। अगर वो मैं में ज्यादातर है तो? मैं में ज्यादा है। अब वो थोड़ी सी आगे की टॉपिक हो जाएगी कि मरते क्षणों में मेरी स्वीकृतियां क्या है। तो स्वीकृतियों में व्यसन स्वीकार हो जाएगा, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ जी, जैसे कि एक कर्म है, व्यसन एक कर्म है, कर्म तो मेरे साथ मेरे अभी समझेंगे, थोड़ा जल्दी। हाँ जी, इसमें मैं को पहचान पाएंगे और इसमें हम मतलब इसमें मैं को नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन इसमें पहचान पाएंगे कि हम कौन है, मतलब अंदर वो तो ठीक है, उसी को पहचानने की कोशिश ही कर रहे हैं।
ये सारी एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पहचानना चाह रहे हैं। तो क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? क्या मैं विश्वास खा के जिंदा रह सकता हूँ? आप घर गए, आपने पत्नी को कहा खाना ले आओ। आप घर गए, आपने पत्नी को बोला खाना ले आओ। पत्नी बोले मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ। तो उसको लगा सुना नहीं होगा, तो बोले खाना बोल रहा हूँ, भूख लगी। बोले तुम विश्वास करो मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ। अब क्या होगा? बोले विश्वास रखो अपने पास, खाना हो तो ले आओ। अब वो लाके फिर 4 रोटी हमारे गाल पे मारे। तुमको प्यार तो चाहिए नहीं, रोटी चाहिए थी, ले खा। अब क्या होगा? भूख भी गई है, विश्वास तो पहले चला गया था, अब सम्मान भी चला गया। तो इससे एक बात ध्यान में आई, अच्छा अब मैं समझदार हो गया, संज्ञानशील हो गया। अब मैं संज्ञानशील हो गया, तो मैं संज्ञानशील हो गया तो ठंड लगेगी नहीं लगेगी? लगेगी। मैं संज्ञानशील हो गया तो भूख लगेगी नहीं लगेगी? अब मैं संज्ञानशील हो गया तो रोड पे चल के ही जाऊंगा कि हवा में उड़ के चला जाऊंगा? गाड़ी लगेगी नहीं लगेगी? तो इससे ये पता चला कि यार ये फिजिकल शरीर की आवश्यकता, भाव से शरीर की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है। भाव से शरीर की आवश्यकता पूरी नहीं हो रही है, शरीर की आवश्यकता से भाव पूरा नहीं हो रहा है। जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आए। बार बार एक ही बात को ठीक से पकड़ना है, ये बात अपने में स्थिर हो रहा है। हर बार जब मैं भोग के देखूंगा फिर यही सूत्र याद आएगा, जिंदा रहने का सामान जीने के काम नहीं आएगा। और कोई दिन ये स्वीकार हो जाता है, हाँ ऐसा ही है। विश्लेषण होना और अध्ययन होना क्या मतलब है? अपने विश्लेषणों का स्वीकार हो जाना ही अध्ययन है। स्वीकार होने का मतलब है कि अब आचरण में आ गया, आचरण में आया तो स्वीकार हुआ, चर्चा में आया तो अभी एनालिसिस है, लॉजिक है, मेमोरी है। इसलिए सुना हुआ सुनाने के काम आता है, समझा हुआ जीने के काम आता है। और पहले सुनाने के काम आएगा, पहले हम सुना पाएंगे कि पहले आचरण में आएगा? बोले तुम तो बोलते हो, जीते नहीं हो। अरे बोलने में कम से कम अच्छी बात बोल रहा हूँ, गाली नहीं दे रहा हूँ, ये कम है क्या? तो पहले आदमी बोलेगा ही तो कम से कम अच्छी बात बोल रहा है, उसका स्वागत किया जाए। आज बोल रहा है तो कल जिएगा भी। जी माफ करना, मैं इंग्लिश में बात करूँगी बिकॉज आई एम मोर फ्लुएंट इन इट। ऐसा है, आपने कहा अभी कि द फिजिकल बॉडी हैज गॉट नथिंग टू डू विद द इमोशनल बॉडी। आप बात पूरी कर लीजिए। ओके, जैसे आपने कहा कि जिंदा रहने के लिए भाव की जरूरत नहीं है। भाव क्या मतलब? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। अच्छा, ऐसा नहीं, मैंने ये कहा कोई नहीं, वो तो देखो कहने सुनने की बात है, ठीक कर लेंगे। मैंने ये कहा कि शरीर को जिंदा रखने के लिए भाव की जरूरत नहीं। हाँ, शरीर को जिंदा रखने के लिए रोटी कपड़ा मकान की जिंदा है, रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है। ठीक हो गया? अब रोटी कपड़ा मकान के साथ भी हमारा एक भाव रहता ही है, इसलिए संवेदनशीलता, संवेदनहीनता, संज्ञानशीलता में अपन गए। तो जब हम जिंदा रहने की बात कर रहे हैं तो क्या हम भाव शून्य हैं? नहीं। तो मेरा मकान, मेरे को तो लगता है कोई लोगों को तो शरीर छूटने के बाद वो उसी मकान में रहते हैं। उसने इतनी मेहनत करके मकान बनाया है, उसकी ईंट उसने जोड़ी है, एक पर्दा उसका लगाया है, हर साल पर्दे बदले हैं, हर साल उसका आर्किटेक्चर बदला है, उसके लिए तो मकान ही जिंदगी है। और भाई साहब शरीर छूट जाएगा, मकान नहीं छूटेगा। इसलिए कई मकानों के साथ प्रॉब्लम रहती है। तो मैं ये बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, है ना। आज मैं सुबह सोच रहा था, गोविंद भाई तो यहाँ नहीं है,
नहीं है तो अपन बात कर सकते। मैं गोविंद भाई तो इसी जगह में किसी पीपल पे बैठे मिलेंगे। इतनी सुंदर जगह बनाई है, इतनी एक एक कल्पना से उसको अपनी साकार किया है ना? इतनी सुंदर जगह, और वाकई में वो गलत नहीं बोल रहे हैं। जब 1000 बच्चे यहाँ कल आए, मैं भी देख रहा था उन बच्चों की खुशी, उनका स्विमिंग पूल में नहाना, उनका आपस में चिल करना, उनका कितनी मस्ती कर रहे थे, और बढ़िया गाने वाने चल रहे थे, अभी ढोल बज ही रहा है ना? तो वाकई में बैठ के केवल उन बच्चों को ऑब्जर्व करना, तो अपना एक बचपन, और उस बचपन को देख के अपने भीतर के तमाम, जो भाई जी ने पूरी उदासी की घटना सुनाई, वो एक बार को तो बाजू में हो जाए, है ना? दोबारा आ जाएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम जिंदा रहने की बात कर रहे हैं, तब भी हम भाव के साथ हैं ही, लेकिन उस भाव की निरंतरता नहीं है। तो उस भाव की है सेटिस्फैक्शन, वो इमोशन है ना। मैं अभी सेटिस्फाइड हूँ कि मेरे पास एक घर है, गाड़ी है, बंगला है, वो जो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो सेटिस्फैक्शन है, हाँ, भाव ही है, बिल्कुल भाव ही है। बहुत जरूरी है। तो ऐसा कह लेते हैं, ऐसा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। देखिए, कुछ ये बारीक चीजें हैं जिनको हमको ठीक से स्थिर करना होगा। तो ये कह रहे हैं कि जब ये शरीर जिंदा रहता है, तो शरीर को जिंदा कौन रखे हुए है? मैं। ये जब चाहे पंखे पे लटका दे, इसकी मौज है। तो लेकिन ये जो जिंदा रखने के प्रति जो भाव मुझ में रहता है, ये भाव परिवर्तनशील है। ये परिवर्तनशीलता ही मेरी दिक्कत है। शरीर बूढ़ा होता है पर मेरे को स्वीकार नहीं है। ठीक, ये परिवर्तनशीलता निरंतर, ये परिवर्तनशील की जगह निरंतर हो जाए। जब मैं के होने को पहचानता हूँ, उसके आधार को पहचानता हूँ, नियम को पहचानता हूँ, जिसको संज्ञानशीलता बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा बच्चे को, जब मैं भाव की निरंतरता को पहचान लेता हूँ, तो जो परिवर्तनशील था, जो मेरे को स्वीकार नहीं हो रहा था, फिर वो भी मेरे को स्वीकार हो जाता है, उसके साथ भी मेरा जीना बन जाता है ना? मैंने क्या बोला, फिर से रिपीट करता हूँ। उम्र के साथ साथ बाल सफेद हो गए, उम्र के साथ साथ हमारे चेहरे पे झुर्रियां आई। अभी मेरे को ये स्वीकार, किसी को होता है, किसी को नहीं होता है ना? और जैसे इन्होंने कहा कि परिवार में रिलेशन कम ज्यादा हुए, जब मैं संज्ञानशीलता पे आके खड़ा होता हूँ, तो मेरा स्वयं के लिए इस अस्तित्व के प्रति भाव की निरंतरता होती है, मेरे को उसकी समझ होती है, फिर मेरे को शरीर की परिवर्तनशीलता स्वीकार हो जाती है, और स्वीकार हो जाती है तो मैं स्वीकार नहीं हो रहा है, यही परेशानी है। बट जो आप कह रहे हैं, जो कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हो आप, वो भी एक इमोशन ही है ना? हाँ, वो इधर ही है, वो उधर नहीं है। जरूरी है। वो जो इमोशन है वो मैं के साथ है, इमोशन मैं में है, कॉन्शियसनेस मैं में है, ये परिवर्तनशील भाव भी मैं में है, ये निरंतर भाव भी मैं में है, शरीर को भोगने वाला भी मैं हूँ, चाय का स्वाद लेने वाला भी मैं हूँ, सेक्स का स्वाद लेने वाला भी मैं हूँ, कपड़े का स्वाद लेने वाला भी मैं हूँ। शरीर अपने आप में एक बायोलॉजिकल यूनिट है, कोशिकाओं से बनी हुई रचनाएं है। मैं जब तक चाहता हूँ इसको रखता हूँ। तो शरीर में भाव नहीं है, शरीर में भाव नहीं है, इसको धीरे से समझें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये समझना ही है। ये नहीं समझेंगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ जी, मैं क्लियर कर दूं कि ये क्योंकि हमारे बीच में 10-12 डॉक्टर्स हैं, है ना, और नेचुरल है, और हम जो डॉक्टर्स नहीं भी हैं, हम में से भी बहुत सारे लोग की अपनी कंडीशनिंग है। तो मेडिकल साइंस में हम ये कह रहे हैं कि देखो, ये मैं वह कुछ नहीं होता है, ब्रेन शरीर को चलाता है, बात खत्म। और भाव जो है केमिकल लोचा, ठीक हो गया? जड़ से चेतना पैदा होती है, जड़ से भाव पैदा होता है, ये हम साइंस में कह रहे हैं।
अध्यात्म में हम ये कह रहे हैं कि चेतना से जड़ पैदा होता है, ब्रह्म से सब कुछ पैदा हुआ। ठीक है, एक वो नरेशन है। खैर, यहाँ जब हम कह रहे हैं कि ब्रेन ही सब कुछ है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है, ऐसा एक पॉस्टुलेशन है, उस पे हम कुछ लोग हम उसको मानते हैं। सभी धर्मों में ये समानता है कि शरीर के अलावा कोई रियलिटी शरीर से अलग है जो शरीर को चलाता है और वो मरता नहीं है। किन्हीं धर्मों में वो दोबारा जन्म लेता है, किन्हीं धर्मों में वो एक ही बार लेता है। ये अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। लेकिन अब सच्चाई, खुशी की बात यह है कि सच्चाई ना मेरी है, ना आपकी है, ना किसी देश की है, ना किसी व्यक्ति की है, ना हिंदू की है, ना जैन की है, ना बौद्ध की है, ना नागराज जी की है। सच्चाई अस्तित्व में निश्चित है, जड़ संसार को लेके भी और चैतन्य संसार को लेके भी, और जैसी भी है उसका कोई एक स्वरूप है। सच्चाई यदि अपने आप में निश्चित है और सच्चाई मुझको समझ में आ गई है कंप्लीटली, तो इसका प्रमाण क्या होगा? तो एक मानव के रूप में मुझको मानव समझ में आ गया, तो एक मानव के रूप में जो भी मेरी जीने की चाहत थी और वो सभी को समझ में आ गया, तो सभी की वो चाहत पूरा हो गई। सभी भय से, अभाव से मुक्त होना चाहते हैं, सभी परिवार में शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होकर जीना चाहते हैं, समाज भय से मुक्त और प्रकृति में संतुलन चाहते हैं। तो फाइनली इससे अधिक होता नहीं, इससे कम में चलता नहीं, तो कुछ भी समझने से ये साकार हो जाए तो बात ठीक। अब थियरी नहीं चलेगी, बहुत थियरी पड़ गई, अब प्रमाण चलेगा। रिजल्ट आ रहा है ना, तुम प्रोड्यूस करके दिखाओ। तो इसका मतलब ये हुआ, हम क्या थियरी पढ़ रहे हैं सबको पढ़ते रहिए। फाइनली जिंदगी में खुशी की तलाश तो है, परिवार में और समाज में जो कुछ भी सारी बातें मैंने कही, तो इसका मतलब है यदि ये लॉजिकली कंसिस्टेंट लगता है, नंबर 1, सभी के लिए प्रैक्टिसेबल लगता है, नंबर 2, बाई एजुकेशन डिलीवर किया जा सकता है, नंबर 1, नंबर 3, और पूरे विश्व में ज्ञान के आधार पर व्यवस्था हो सकती है, नंबर 4। यूनिवर्सल ह्यूमन कंडक्ट, यूनिवर्सल ह्यूमन एजुकेशन, यूनिवर्सल ह्यूमन ऑर्डर, यूनिवर्सल ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन। इस 4 से कम में मानव जाति का जीना नहीं हो पाएगा। हमारा जीना सफल हो जाए, इसको केंद्र में रख के सारी बात को समझा जाए, है ना। अब मेडिकल साइंस क्या कहती है और अध्यात्म क्या कहता है और ये क्या कहता है, सबने बहुत कहा, लोगों ने बहुत सुना। अब मेरे को जिंदगी में रिजल्ट चाहिए। मेरी मेडिकल रिपोर्ट कहती है कि मेरे को कोई रोग नहीं है और मैं मरने जा रहा हूँ। ऐसे केस आते हैं ना, रिपोर्ट सारी ठीक आ रही और आदमी मरने जा रहा है, तो रिपोर्ट को ठीक मानेंगे, आदमी को ठीक मानेंगे? तो फाइनली यार आदमी तो ठीक नहीं है, तो कुछ तो है। तो इसका मतलब है यंत्र प्रमाण नहीं है, फाइनली मानव ही प्रमाण है। यदि मानव खुश नहीं है तो वो सोचने के लिए बाध्य है कि गैप कहाँ पे है। तो थियरीज से मानव नहीं है, एग्जिस्टेंस थियरीज से नहीं है, एग्जिस्टेंस को समझने के लिए थियरीज। बढ़िया, तो अब थोड़ा सा प्रमाण के साथ चलेंगे। ब्रेक हो गया जी भैया, पीछे बोलिए, पीछे एक माइक दीजिए, इनकी बात सुनिए तो ब्रेक। सभी को नमस्कार। हाँ जी। मैं जो आज अभी एक चीज़ मेरे दिमाग में जो मैं समझा हूँ, जो आपने मेडिकल साइंस की बात की और अध्यात्म की बात की, फिजिकल वर्ल्ड में हम कोई हार्मोन है, एपिनेफ्रिन, ऑक्सीटोसिन, वो इंजेक्शन लगाएंगे तो उससे रिलेटेड भाव पैदा हो जाएगा। फिजिकल वर्ल्ड से भाव की तरफ गए, ये तो मेडिकल साइंस हो गई। अध्यात्म क्या करेगा कि जो इंजेक्शन हमें बाहर से ऑक्सीटोसिन का लगाना पड़ रहा है, वो अध्यात्म अल्टीमेटली उस हार्मोन को हमारे अंदर पैदा करेगा और फिर भाव पैदा होगा। क्या ये बात ठीक है? समझते हैं उसको ब्रेक के बाद, लेकिन ब्रेक के पहले इतनी बात तो कह ही सकते हैं। देखिए, छोटा सा लॉजिक रख रहा हूँ और फिर ब्रेक करेंगे। यदि मैग्नीशियम, आयरन, जो भी कुल मिला के एटम मॉलिक्यूल, यदि मानव केवल ब्रेन यदि लिक्विड है, एटम मॉलिक्यूल है, तो एटम मॉलिक्यूल या ब्रेन या लिक्विड से ज़्यादा प्रभावित होगा कि विचार से ज़्यादा प्रभावित होगा? लिक्विड से। ऐसा होगा तो सास बहू के झगड़े का इंजेक्शन अलग होगा और पति पत्नी वाले का तो लंबा वाला होगा।
और मेरे को सम्मान फील नहीं कर रहा हूं तो उसका इंजेक्शन एक और होगा। आज भी विश्व की सारी सरकारें डरती हैं तो किसी विचार से डरती, वेपन से नहीं डरती, क्योंकि वेपन का मुकाबला करना उनको आता है, लेकिन विचार का क्या करोगे ये समझ नहीं आता। तो इसका मतलब है एक आदमी किसी विचार को सुन के 1 घंटे में शाकाहारी से मांसाहारी हो सकता है। एक व्यक्ति किसी विचार को सुन के जो 20 साल से सन्यासी था वो शादी कर सकता है। जो शादी नहीं कर रहा है वो इस शिविर में शादी करेगा। उनको नहीं बोल है ना। तो इसका अर्थ है ये इतने बड़े प्रभाव विचार से कैसे आ सकते हैं। इसका मतलब है कोई विचारशील चीज इधर भी मौजूद है उधर भी मौजूद है जो उस विचार को सुन के डायरेक्टली कनेक्ट होता है। धीरे से उसको समझे। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे रोज के बाद। क्या दवाई है वो? तो फिर खुश रहने से सब चीज़ें अच्छी होगी ना। बढ़िया है, जो होगा होगा, क्या टेंशन है उसमें। चेंज होगा नहीं, जैसा होना है वैसे ही प्रिपेयर हो उसके लिए। हाँ बढ़िया रहे, अच्छे से रहे, सब बढ़िया होगा। ये सब समझिए आप पूरे